जो व्यक्ति अपने साथ 5-10 साल दम लगा के काम करने तैयार है, 5-10 करोड़ के फिगर पे लेके जाने की गारंटी नहीं, के बाद याद तो वो भी करेगा और उसके आने वाली पीढ़ी भी करेगी। और जो ना करे, बिना मेहनत के कौन सा रुपया कमाता है कोई? जो मेहनत नहीं करता ना, हाँ। वही दौलत बनाते हैं। हाँ, रुपया और दौलत दोनों में अंतर है। हाँ ठीक है। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपना पैसा रख के मर जाते हैं, मर जाते किसी हैं। के हाथ आगे नहीं आता। कितने लोग हैं जो पैसे को एंजॉय कर रहे हैं? अरे भाई, बेटा बेटी योग्य होंगे तो उनको तुम्हारा पैसा चाहिए ही नहीं। हाँ, एक वाक्य बताता हूँ, यदि आप अनुमति अरे दें तो। बिल्कुल। उस पोटेंशियल को हासिल कर लिया कि मैं 5 मिनट का 5 लाख रुपए चार्ज करूंगा, तो मत करो ना भाई 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम। और मरते वक्त उनको एक ही रिग्रेट था कि मैं अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाया। कैसे मैं किसी के साथ 5 मिनट बैठ के उसके जीवन में 25-50 लाख का बदलाव ला सकूं। आप में सच में वो प्रतिभा है कि आप सर्वेश मिश्रा बन सकते हैं भारत के, वो जो रोगन होगा दुनिया का। कि मैं उस व्यक्ति का ये फीडबैक ले रहा हूँ जिसने कईयों को बनाया है। सुनता हूँ कि आप लाख 2 लाख 3 लाख की फीस नहीं लेते, कहते हैं कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। जब आप 3 करोड़ देने के लायक बन जाओगे तो ले लूंगा। तो लोग कमाओ भैया, पैसे मत कमाओ। औपचारिक मीटिंग में कोई पहचानता नहीं है, कोई नहीं पहचानता। पर धनचारिक मीटिंग में हर व्यक्ति को पहचाना। जो लोग फेल होते हैं और जो सफल होते हैं व्यक्ति, उनमें वो अंतर कौन सा होता है जहाँ पे आदमी मार खाता है? पूरे जीवन में जो पैसा कमाया सब दान में दे दिया। दूसरा होता है पेशेंस। करते कुछ नहीं है, पैसा हर जगह से आता है। केवल अपना एक्सपीरियंस बेचो, अपनी टाइम क्यों बेच रहे हो? टाइम तो लिमिटेड है ना आपके पास। 1 रुपए भी तब तक नहीं चाहिए जब तक वो 25-50 करोड़ का आदमी ना बन जाए। 25-50 करोड़ तब लेंगे ना भैया, आज क्या मांगेंगे? क्या ईश्वरवादी हैं आप या भाग्यवादी हैं? भैया मैं कर्मवादी हूँ। मुझसे भी जीवन में बहुत मिस्टेक हुई है, मैंने भी कईयों का दिल दुखाया है। मैं फिर से गाली खाने वाला जवाब दे रहा हूँ, पर दूंगा जरूर। 19 साल का लड़का 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाता है, 10वीं की परीक्षा देने नहीं गया भैया वो। उसी इंटरनेट से करोड़ों अरबों रुपए बना सकता है और उसी से अपने करोड़ों अरबों रुपए के समय को नष्ट कर सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने धंधे में कमाया हुआ पैसा और बचाया हुआ समय लगाया है, वो अरबपति बना है। इतिहास गवाह है कि अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त नहीं होते। और यकीन मानिए, जितने राजा रजवाड़ों ने युद्ध जीता और दुनिया पर राज किया, उसके पीछे भी एक व्यक्ति होता है जिसे कहते हैं मंत्री या फिर सलाहकार। चलिए आज के ज़माने में आते हैं। कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस कंपनी का जो रीढ़ होता है ना, वो उसका CEO होता है, जहां मालिक आकर के उसके साथ बैठता है और अपनी बातें करता है। ज़रा सोचिए कि अगर ये लोग ना हों तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो टॉप पे दिखते हैं। दरअसल जो दिखते हैं उनके पीछे एक व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं किंग मेकर। मैं इतने कसीदे क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि आज जो शख्सियत मेरे साथ बैठे हुए हैं वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। मेरी जिद की वजह से उन्होंने कहा कि हम पॉडकास्ट करेंगे, और ये शायद मेरा पहला पॉडकास्ट होगा जो ले करके आ रहा हूँ। और यकीन मानिए, मैं आपको वो देने वाला हूँ कि जिसका अगर आप नोट्स बना लें तो जीवन की कई समस्याएं यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। हमारे साथ चित्रेश सोनी जी हैं, जिन्हें कुछ लोग किंग मेकर कहते हैं और दोस्त प्यार से उन्हें चाणक्य कहते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये किंग मेकर नाम का जो शख्स होता है ना, वो क्या करता है, क्योंकि इन्होंने भी कई बहुत बड़ी कंपनियों के पीछे रह करके उन्हें ऊपर जाने में मदद की है। मैं नाम नहीं लूँगा वरना विवाद हो जाएगा। और ये जानते हैं कि जो किंग मेकर होते हैं ना, क्या वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं या भगवान उन्हें बनाते हैं। आइए स्वागत करते हैं और एपिसोड शुरू करते हैं। सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश भाई। मैं सच में अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझ रहा हूँ कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। क्योंकि जब भी मुझसे कोई पूछता है पॉडकास्ट के बारे में, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यदि आप पॉडकास्ट करना सीखना चाहते हो तो सर्वेश भैया का आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग सीखो, और यदि आप पॉडकास्ट देना सीखना चाहते हो तो भी सर्वेश भैया के पॉडकास्ट में आए हुए गेस्टों को सुनो। क्योंकि मैं जितने लोगों को व्यक्तिगत जानता हूँ उनमें कुछ लोगों की मैं दिल से जो रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अपने प्रोफेशन को लेके बड़े सीरियस हैं, उनमें से एक आप हैं। मैं आपकी सच में दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आके आपके दर्शकों को, अपने लोगों को कुछ अपने बारे में, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ। तो आपका दिल से बहुत बहुत आभार भैया। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा और एक बात बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता होगी। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आपके साथ पॉडकास्ट करूं। उसके पीछे की वजह है, मैं कई आपके कॉर्पोरेट इवेंट ज्वाइन किया
कुछ बहुत बड़े लोग जो इंडिया में बड़े टॉप के लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, और जब उनकी टीम के लोग मुझसे कहते थे कि अरे यार वो जो चित्रेश जी हैं ना, उनसे बेहतर स्ट्रेटजी बनाने वाला नहीं मिलेगा। वो कहते थे कि अगर वो वहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे वो हैं। तो मैं ये जानना चाहता था इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं। आप बड़े सिंपल से दिखते हैं, साधारण से व्यक्ति हैं, इसी तरह से आप रहते हैं, लेकिन वो कौन सा आपका दिमाग है जो इस तरह की चीज़ों को पैदा करता है। मेरा पहला सवाल यही है कि आपको लोग किंग मेकर या चाणक्य क्यों कहते हैं। भैया ये तो लोगों का प्यार है जो भी वो बोलते हैं। बस मैं ऐसा मानता हूँ भैया, मैं एक साधारण परिवार से पला बड़ा व्यक्ति हूँ। हर समस्या को जब आप साधारण तरीके से देखते हो ना, एक आम आदमी की तरीके से, तो आपको उस समस्या के अंदर है ना सॉल्यूशंस बड़े आसानी से मिल जाते हैं। अपन भारत में रहते हैं और भारत एक आम आदमियों का देश है। बिल्कुल। तो जब आप आम व्यक्तियों की समस्याओं को समझना शुरू करते हो और आम व्यक्तियों की ज़रूरत के हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते हो, तो उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। मतलब मैं कुछ नाम लेने में भी गुरेज नहीं करूँगा। जैसे हमारे सागर सिन्हा जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं सागर सिन्हा जी, भूपेंद्र सिंह राठौर जी हैं, अनुराग ऋषि जी हैं, वशिष्ठ गाला जी हैं, विवेक बिंद्रा जी हैं। लोग बोलते हैं कि इनके करियर के ग्राफ को बढ़ाने में मेरा योगदान है, पर मैं मानता हूं कि मुझे यहाँ लाने में इनका योगदान है। क्या बात है। क्योंकि यदि इन सबके साथ मुझे काम करने का अवसर नहीं मिलता तो शायद आज मेरे पास जो हुनर है या जो थोड़ा सा परमात्मा का जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद नहीं होता। तो मैं किंग मेकर हूँ या नहीं वो तो ये लोग बताएंगे, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा भैया कि यदि आप आम व्यक्ति की नज़र से समस्या को देखो और आम व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से सल्यूशन बनाओ, तो किसी भी धंधे को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, यदि हमने एक व्यक्ति से 1 रुपये भी कमाया तो हम 140 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। क्या बात। जिसने ये दिमाग लगा लिया कि हर व्यक्ति से मुझे केवल 1 रुपये कमाना है, तो उसके लिए 140 करोड़ कमाना कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है। क्या शानदार बात आपने कही। अच्छा, क्या होता है ना, लोग मोटा पैसा सोच करके ये मुनाफा भी गवा देते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जो आज कई जगहों पे बड़े जगहों पे लीड कर रहे हैं। वो मुझे एक बात बताइए, आपके बारे में आपके मुंह से ही मैंने सुना था कि भैया मुझे अगर मेहनत करके पैसा कमाना पड़े या पूरे दिन इंगेज होकर पैसा कमाना पड़े तो फिर उस पैसे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शायद परिवार छूट जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं भाई कि बिना मेहनत के कौन सा रुपया कमाता है कोई। भैया जितने लोग मेहनत करते हैं वो कोई रुपया नहीं कमाते। हाँ। जो मेहनत नहीं करता ना, हाँ। वही दौलत बनाते हैं। ओके, हाँ, रुपया और दौलत दोनों में अंतर है। हाँ, ठीक है। तो रुपया तो रिक्शा वाला भी कमा ही रहा है, हाँ। चाट फुल्की वाला भी कमा ही रहा, पर हाँ। दौलत क्या है वो बना पा रहे हैं? नहीं। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, आप भी उनको जानते हैं, लोकेश भाई। हाँ। लोकेश भाई की एक लाइन मेरे यहाँ पे ऐसे मस्तिष्क में चिपक गई। वो बोलते हैं भारत देश में मान लो 140 करोड़ लोग हैं, तो शायद 100 करोड़ लोग पैसे कमाने का हुनर जानते हैं। ओके। एक एग्जाम्पल, मतलब इस फिगर को एग्जैक्ट ना लें, 100 करोड़ में से 80 करोड़ लोग पैसा बचाना भी जानते हैं। 80 करोड़ में से 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो शायद पैसे को निवेश करना भी जानते हैं। पर भारत में केवल 2% लोग ऐसे होंगे जो अपने कमाए हुए पैसे को खुद इंजॉय करना, खुद उपभोग करना, खुद अपने जीवन में उपयोग करना जानते हैं। बात तो सही है। आप आंख बंद करके सोचिए, आपके आसपास के यदि आप 100 लोगों को जानते हो, कितने लोग हैं जो पैसे को एंजॉय कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उन 100 में तो शायद कोई एक व्यक्ति हो जो बहुत शौकीन हो, जिनके शौक़ हो अपनी ज़िंदगी में। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, इससे मुझे याद आया। SBI के मैनेजर मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ कुछ ऐसे खाते आते हैं जो ज़िंदगी भर पैसा कमाते हैं और वो मर जाते हैं, उनके पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब ऐसे में वो बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक का मैनेजर उसको कैसे क्या करता है, या फिर उसको गवर्नमेंट को लौटा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपना पैसा रख के मर जाते हैं, किसी के हवाले नहीं आता। भाई वो सोचते हैं कि मेरे बेटे के काम आएगा, बेटी के काम आएगा। अरे भाई, बेटा बेटी योग्य होंगे तो उनको तुम्हारा पैसा चाहिए ही नहीं। हाँ। मैं आपको ऐसे 50 एग्जाम्पल बता दूंगा जिनके बच्चों के लिए माँ बाप ने अथाह पैसा इकट्ठा किया और बच्चे जाके ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए, कनाडा में शिफ्ट हो गए, ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए, दुबई में शिफ्ट हो गए, और उनको अपने फादर का, मदर का 1 रुपये नहीं चाहिए। हाँ। तो तुम अपनी जीवन के 40 साल खट खट के, दिन रात पेट काट काट के, अपने शौक मार मार के जीवन जिए और इतना इकट्ठा कर लिया,
और उस इकट्ठे किए हुए को ना आपने उपयोग किया, ना वो आज आपके बेटे के काम आ रहा है, तो उस पैसे का क्या फायदा? क्या फायदा? आज मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि मैं महीने में 25 दिन अपने घर पे अपने परिवार के साथ रहता हूँ, 5 दिन काम करता हूँ, और मेरी जितनी ज़रूरत है परमात्मा 5 दिन में पूरी कर देता है। किसी एक वाक्य बताता हूँ यदि आप अनुमति दें। अरे बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि चित्रेश भाई, एक ये काम है, ये काम आप ही कर सकते हो और इस काम में अपने को एक एक्स अमाउंट बच जाएगा। वो एक्स अमाउंट डबल डिजिट लाख में था। ओके। मतलब 10 लाख से ऊपर का फिगर था। ठीक है। और मैं कुछ दिन दिल्ली में काम करने के बाद मैं जबलपुर गया था, तो मैंने कहा 4-5 दिन बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी मैं उस माइंडसेट में नहीं हूँ। उसने 2 बार 3 बार 4 बार फॉलोअप किया। 5वीं बार उसने मुझे फ़ोन लाया, क्योंकि बहुत खास मित्र था, तो 2-3 गालियाँ बकी और बोली यार तेरे को पैसे की कोई कदर नहीं है। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, पैसा आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे? तो वो बातचीत का डिस्कशन लास्ट में ये पहुंचा, फिर अपन अपने परिवार के साथ बेहतरीन गांव में चल के ज़मीन खरीदेंगे और एंजॉय करेंगे। मैंने कहा भाई वो प्रोसेस मैं आज भी कर रहा हूँ, अपने लड़के के साथ अपने गाँव में रह के एंजॉय कर रहा हूँ, तो फिर ये बीच के इतने सारे चैनल क्यों चाहिए मुझे? यदि मैं अपने जीवन में आज भी 25 दिन अपने घर वालों के साथ बिता पा रहा हूँ, 25 दिन अपने बेटे के साथ समय दे पा रहा हूँ, तो मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ। मैं ये सोचता हूँ, दुनिया क्या सोचती है वो दुनिया जाने। यदि मैं मेरे कमाए हुए पैसे का 20 साल से कमा रहा हूँ, अभी 20 साल और कमाना है, यदि 40 साल मेहनत करने के बाद मैं अपने बेटे को 2 साल जीवन में नहीं दे पा रहा, तो मैंने कुछ नहीं कमाया सर्वेश भाई, मैं भिखारी आदमी हूँ। कितनी बड़ी बात है, आज पूरी दुनिया इसी से जूझ रही है। आपने कहा जैसे ना कि 25 दिन आप मौज करते हैं, 5 दिन कमाते हैं। इस फिलॉसफी से मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ था आपके। तो क्या दुनिया का हर आदमी इस तरह का काम कर सकता है या कुछ लोग बने हैं इसके लिए? सर, हर व्यक्ति 1000% काम कर सकता है। 1000% बोल रहा हूँ मैं, 100% नहीं बोल रहा हूँ। जिस काम को करने में आपको मोहब्बत हो जाए उस काम से, उस काम को करते वक्त आपको कभी लगेगा कि आप काम कर रहे हो? नहीं। आप पॉडकास्ट करने में मोहब्बत फील करते हो? क्या आपको पॉडकास्ट करते वक्त लगता है कि आप काम कर रहे हो? अरे नहीं, हम तो मजे लेते हैं। आप 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पॉडकास्ट कर सकते हो किसी के साथ? बिल्कुल कर सकते हैं, सुबह शाम तक कर सकते हैं। 5 घंटे में आपको कोई चाय ना पूछे, पानी ना पूछे, खाना ना पूछे, फिर भी क्या आपकी एनर्जी कम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो जिस काम से मोहब्बत है वो काम कहाँ हुआ? वो तो आपकी मोहब्बत हो गई ना। हाँ, बात तो सही है। कल मैं जितेंद्र अड़िया जी के साथ था, बहुत बड़े ट्रेनर हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जीवन में जो काम करने में आप एंजॉय करते हैं, यदि वो काम को आपने प्रोफेशन बना लिया तो आपने काम जीवन भर किया कहाँ? आप तो एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो ना। बात तो सही है। तो यदि आप पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक मेहनत करके फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये घर लेके जाते हो, और आप किसी व्यक्ति के जीवन में 5 मिनट बैठ के 10 लाख रुपए की वैल्यू जनरेट कर सकते हो, तो 10 लाख रुपए की वैल्यू जनरेट करने के लिए पूरे दिन आपको आत्म मंथन करना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने काम में 100% अपने आप को झोंक के उस पोटेंशियल को हासिल कर लिया कि मैं 5 मिनट का 5 लाख रुपए चार्ज करूंगा, तो मत करो ना भाई 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम, 5 ही मिनट काम करो ना। पर अपने 5 मिनट को इस लायक बना लो कि आप जिसके साथ 5 मिनट बैठ जाए उसके जीवन में 25-50 लाख की वैल्यू ऐसे ऐड हो जानी चाहिए, और आदमी आपके 5 मिनट के लिए तरसे। तो मैं अपने आप को वो बनाना चाहता हूँ। मुझे 12 घंटे 15 घंटे काम करने में जीरो इंटरेस्ट है। जब तक मुझे समझ नहीं थी मैंने भी 12 घंटे 15 घंटे काम किया। सारी रात कार चला के एक शहर से दूसरे शहर जाता था, फिर दिन भर काम करता था, फिर 4-6 घंटे सोता था, फिर कार चलाता था। पर कोविड ने मुझे, जब मैं कोविड में अपने परिवार के साथ समय बिता पाया, तो कोविड ने मुझे बताया कि भाई जीवन में कुछ भी कमा लो, यदि परिवार का प्यार नहीं कमाया तो कुछ नहीं कमाया। आज मेरे करीब के बड़े बड़े मंत्री संतरी, उनके बेटे, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ शायद बोलना नहीं चाहिए, कोविड में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मर गए, जिनके पास ना पैसे की कमी थी, ना पावर की कमी थी, ना रुतबे की कमी थी। जिस हॉस्पिटल में चाहे उस हॉस्पिटल में इलाज करा सकते थे, एक फ़ोन पे बेड खाली हो जाता था, उनके परिवार के लोग चले गए। बात तो सही एकदम है। तो जब इतने बड़े लोग अपने परिवार वालों को नहीं बचा पाए, और मरते वक्त उनको एक ही रिग्रेट था कि मैं अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाया। एक नेताजी का भाई जबलपुर में एक्सपायर हुआ। वो नेताजी के जब सब कुछ होने के बाद 2-4 महीने बाद कभी ऐसा 1-to-1 बैठने का अवसर आया, क्योंकि उस समय तो कोई चला भी गया तो उसके दुख में शामिल नहीं हो सकते थे।
4-6 महीने बाद जब मौका आया तो बोले चित्रेश भाई मुझे एक ही चीज़ का रंज है, मेरा भाई चला गया और मैं अपने भाई के जाते वक्त उसके साथ समय नहीं बिता पाया। कितना बड़ा रंज लेके बैठा है वो आज आदमी। बात तो सही है, पूरी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा इस बात का। तो आज यदि अपने को अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल रहा है तो मैं अपने आप को इस योग्य बनाना चाहता हूं। हमेशा मैं हमेशा स्टूडेंट बन के ये बात सीखना चाहता हूं कि कैसे मैं किसी के साथ 5 मिनट बैठ के उसके जीवन में 25-50 लाख का बदलाव ला सकूं। और ये मैं बोल बस नहीं रहा हूं, मैं नाम के साथ बोलूँगा। आज मेरे साथ काम करने वाले या मेरे मार्गदर्शन पे काम करने वाले ऐसे 10 लोगों को आप व्यक्तिगत जानते हो। जानता हूँ, इसीलिए तो मैं ये पॉडकास्ट करने के लिए उतावला क्यों था। वो उतने बड़े बड़े लोग जिनके साथ आप काम करते हो, ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग मित्रवत हैं और आप मेरे साथ हो और शायद मैं आपका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ज़रा आज जान तो लूँ। और जो आप बोल रहे हो, जिस तरीके से बोल रहे हो, अब मुझे ये समझ में आया कि इस क्लैरिटी के साथ और इस पेशेंस के साथ जो जीते हो आप, दूसरों की ज़िंदगी में ऐड ऑन करते हो, इसलिए लोग आपको किंग मेकर या चाणक्य कहते हैं। आपके प्लेटफॉर्म से आज एक बात बोल रहा हूँ सर्वेश भाई, टचवुड परमात्मा बड़ी बोल नहीं बुलवा रहा मुझसे। मैं आपको कुछ नाम बोलता हूँ, 2-3 साल के अंदर उन व्यक्तियों से मिलना मुश्किल हो जाएगा आपका। क्योंकि मैंने वो आग उनमें देखी है। आने वाले 2-3 साल के बाद वो लोग आपको आसानी से मिलेंगे नहीं। मेरे और आपके एक बहुत खास मित्र हैं अमर चौधरी जी। हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला, सेंसेशन बने हुए हैं। आधे घंटे बात करने के बाद मैंने उनसे एक ही बात बोला। मैंने कहा अमर भैया मुझे आप थोड़ा सा समय दो। हाँ, केवल थोड़ा सा समय। हाँ, तो उनसे साथ सारी बातचीत हुई, सारा डिस्कशन हुआ। मैंने अपना प्लान बताया कि भैया ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। सब कुछ बात हुई और मैंने उनसे एक ही बात बोला था, भैया 6 महीने बाद लोग आपको फ़ोन करेंगे कि भैया मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ। और परमात्मा ने ऐसा ज़ुबान दिया, ऐसा उस समय मेरे ज़ुबान पे सरस्वती माँ का विराजमान होना हो गया कि मैंने उनको जितनी जगह रिकमेंडेशन किया, हर जगह 0 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे भी उनके वीडियो लाखों चले हैं। हाँ। तो एक नाम हो गया अमर चौधरी जी, दूसरा नाम हो गया मनमोहन योगी जी, हाँ। जिनसे मुझे आपने ही मिलवाया। हाँ। तीसरा नाम हो गया अनुराग ऋषि जी। तो ये 3 नाम मैं आपको आज बोल रहा हूं कि इनके अंदर जो पोटेंशियल है, यदि अगले 6 महीने से 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल इन्होंने 100% अपने आप को समर्पण से अपनी मेहनत को संग्रहित करके झोंक दिया, तो 2 साल बाद इनमें से एक भी व्यक्ति से समय लेना आपके और मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। बात तो सही है। और एक बात और बोलूँगा आपको, कल भी मैंने आपसे ये बात बोली थी, आज मैं खुले मंच में बोल रहा हूँ। सर्वेश भैया, आपके साथ जितनी मुलाकातें मेरी हुई और जितने पॉडकास्ट मैंने आपको लेते हुए लाइव देखा, हर बार मेरे मन में ये विचार आता है कि जैसे जो रोगन को पूरी दुनिया जानती है पॉडकास्ट करने के रूप में, आप में सच में वो प्रतिभा है कि आप सर्वेश मिश्रा बन सकते हैं भारत के। वो जो रोगन होगा दुनिया का, पर आप भारत के सर्वेश मिश्रा बन सकते हैं। और एक समय वो भी आएगा जब लोग बोलेंगे भैया ये ब्लैंक चेक लो सर्वेश भाई, बस मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाओ। ये बात अगर आप कह रहे हैं ना, तो बिना इफ़ एंड बट के मैं स्वीकार रहा हूँ। उसके पीछे की वजह ये है कि मैं उस व्यक्ति का ये फीडबैक ले रहा हूँ जिसने कईयों को बनाया है। और ये मेरे दर्शक, उनको भले ये लग सकता है कि हम एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन जब वो आपके पीछे जाएंगे और आपके बारे में जानना चाहेंगे, और मैं अपने दर्शकों की बात और बताऊँगा, और मैं क्वेश्चन ही लेता हूँ आपसे, सुनता हूँ कि आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख की फ़ीस नहीं लेते हैं, कहते हैं कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं इस पैसे से क्या करूँगा। 5 दिन काम करते हैं, 1 लाख 2 लाख की किसी से फ़ीस नहीं लेते। कोई अगर आपको देना भी चाहे, मेरे एक मित्र ही थे जो आपको दिए और आपने उनको वापस कर दिया कि नहीं, अगर देना होगा 2-4 करोड़ रुपया देना। तो क्या है, मतलब ये क्या कॉन्फिडेंस, क्या आपकी रणनीति है कि आप कैसे, क्यों पैसे को मना कर देते हैं, क्यों आपको लगता है कि 2-4 करोड़ ही मिलेगा आपको? बहुत अच्छा सवाल है सर्वेश भैया। देखिए सर्वेश भैया, मैं स्वयं है ना बहुत कठिन परिस्थितियों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है। और मैं जानता हूँ जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सही रफ्तार लेने के फेज़ में आता है ना, तो उसके लिए उस पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है। आज यदि आप, मैं और आप मिलके कोई काम करें और आप महीने का 10 लाख रुपए बनाते हैं, एक एग्जाम्पल, और आप उसमें से मुझे 4 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख देना चाहते हो, यदि वो 3 लाख आपके बिजनेस में ही लगेगा ना, तो आपकी जो ग्रोथ होगी ना वो बड़ी फास्ट होगी। हाँ। और यदि आपकी देने की नीयत है तो आप आज भी दोगे, 1 साल बाद भी दोगे, 10 साल बाद भी दोगे। हाँ।
ठीक तो है। जब आप मुझे 3 लाख देने के लायक हो हाँ और मुझे पता है कि आप मुझे 3 करोड़ रुपए देने के लायक बन सकते हो, तो ये 3 लाख रुपए मैं आपके साथ आपके ही धंधे में निवेश करवाऊं ना। और ओके। जब आप 3 करोड़ देने के लायक बन जाओगे तो ले लूंगा। और यदि आपकी देने की नीयत नहीं है तो मैं कितनी भी लिखा पढ़ी कर लूं, इक्विटी ले लूं कंपनी में, आदमी की यदि नीयत खराब है तो बदल जाएगा। ओके। तो मुझे खराब नीयत वाले लोग चाहिए ही नहीं भैया। मुझे अपने जीवन में 5 सर्वेश भाई बनाने हैं और 5 सर्वेश भाई को 500 करोड़ का आदमी बना दूं। अब उन सबके साथ यदि मैं 10% का भी पार्टनर हूं तो मैं तो 500 करोड़ का आदमी बन ही गया ना। बात, ये फार्मूला है। अब मुझे समझ में आया कि आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एसआईपी कर रहे हैं कि आप 25 दिन घर होते हैं, वो 5 दिन में अपना ब्याज सारा दे करके चला जाता है। एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा। मेरे कुछ छोटे भाई हैं जिनको अभी शायद इस चीज़ की समझ ज़्यादा है या शायद समझ कम है, जो भी है मैं नहीं जानता। वो बोलते भैया यदि कोई बेईमानी कर गया तो, किसी ने कमिटमेंट करके नहीं दिया तो। मैंने कहा भाई मैं तो इस सोच के साथ ही 100 लोगों के साथ काम करता हूँ कि 5 ही ईमानदार निकलेंगे, 95 बेईमान निकल जाएं। मुझे तो 5 ही चाहिए ना, मुझे 95 चाहिए ही नहीं है। भाई 5 मुकेश अंबानी जैसे लोग आपने बना दिए, 5 अडानी जैसे लोग आपने बना दिए, 5 बिरला जैसे आदमी बना दिए, 5 टाटा जैसे आदमी बना दिए, और उन सबके साथ आपकी 10% की इक्विटी शेयरिंग है, 10% का प्यार मोहब्बत है। तो जीवन में क्या चाहिए? खाना तो दाल ही रोटी है। बात तो सही 5,000 करोड़ कमा लोगे तो क्या सोने की रोटी खाओगे? नहीं। क्या खाओगे? बात तो सही है। गेहूं की रोटी खाओगे ना, बाजरे की रोटी खाओगे ना, मिलेट्स की रोटी खाओगे ना, 500 रुपए किलो का ही गेहूं खाओगे ना। हाँ, इससे 5 करोड़ रुपए किलो का गेहूं तो नहीं खाओगे ना। नहीं। तो कितना भी कमा लो, खाना दाल रोटी है। तो लोग कमाओ भैया, पैसे मत कमाओ, लोग कमा लो। आज सर्वेश भैया आप दिल पे हाथ रख के बोलो, आप 5-10 ऐसे लोगों को जानते होगे, मैं एक इशारा कर दूं कि भैया ये 3 करोड़ रुपए का प्लॉट आपको खरीदना है या 5 करोड़ का प्लॉट खरीदना, और उनके अकाउंट में पैसा और वो ना कह दें, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे बड़ी कमाई क्या है? क्या है इससे बड़ी कमाई बताइए। आज मुझे सागर भैया से कुछ काम था, मैंने सागर जी को मैसेज किया, मैंने कहा भैया इस व्यक्ति को आप जानते हो, इससे मुझे कुछ काम है, तो क्या आप एक फ़ोन कर दोगे उनको? उन्होंने, सच बता रहा हूँ, देखो आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, झूठ तो बोलूँगा नहीं, और बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने एक मैसेज वॉइस नोट बनाया, मुझे पहले वॉइस नोट भेजा, बोले चित्रेश ये वॉइस नोट भेज दूँ क्या? अब सागर सिन्हा जी जैसे बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति इतना अपने को सम्मान दे रहे हैं, क्या ये काम आप 1 करोड़ रुपए दे के सागर सर से करवा के दिखा सकते हो? नहीं, वो तो अपने मिलने की भी फीस लेते हैं, लोगों को काउंसलिंग करने की फीस लेते हैं। जो आपके लिए उन्होंने किया वो 10-12 लाख का एक ऑडियो नोट था आपके लिए। तो उस एक ऑडियो नोट से किसी व्यक्ति का 3 महीने से काम नहीं हो रहा था, उस एक ऑडियो नोट से 3 मिनट में काम हो गया। 3 मिनट में, मतलब मुझे फ़ोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस व्यक्ति को सागर भैया ने ऑडियो नोट भेजा, उस व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया कि चित्रेश भैया मुझे सागर सर ने आपका नंबर दिया और आपका ये काम है, बताइए मैं कैसे आपकी हेल्प करूं। अब ये कमाई क्या आप पैसे से कर सकते हो? नहीं हो सकती। तो लोग कमाओ, पैसा तो पीछे पीछे आता ही है। लोग कमाइए। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि यूट्यूब के हिंदी ऑडियंस की इंडस्ट्री में, ओपन मंच में बोल रहा हूं, आपको किसी भी व्यक्ति से काम है, या तो मैं उसको जानता हूं या नहीं जानता हूं, तो मैं उसके किसी ऐसे खास मित्र को जानता हूं कि उसके फ़ोन को वो इग्नोर नहीं कर सकता, किसी से भी। पर मेरे जीवन का असूल है कि यदि मुझे सर्वेश भैया के जीवन में मैं कोई वैल्यू ऐड करने वाला डील मेरे पास नहीं है, तो मैं कभी सर्वेश भैया से मिलने नहीं जाऊंगा। जिस दिन सर्वेश भैया के लायक मेरे पास काम आएगा, क्या सर्वेश भैया 25 लाख का काम है, तब मैं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि मैं सोचता हूं ये औपचारिक मीटिंग में कोई पहचानता नहीं है। पर कोई नहीं पहचानता, पर धनचारिक मीटिंग में हर व्यक्ति को पहचाना जाता है। जब आप धन लेके किसी के पास जाते हो ना कि सर्वेश भैया 25 लाख रुपए का चेक पकड़िए, ये काम कर दो, तो वो जो 25 लाख रुपए का चेक होता है ना, उस चेक का बड़ा वजन होता है। आप यदि अनुमति दे तो मैं एक लाइव इवेंट से आपको ये बात। बिल्कुल। मेरे एक बहुत खास मित्र हैं जो सोनू सूद के बड़े खास हैं, मतलब समझ लीजिए सोनू सूद से महीने 15 में उनकी मीटिंग मिलना होता ही था। उन्होंने मुझसे बोला चलो आपको सोनू सूद से मिलवा देता हूँ। तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं मिलना मुझे। तो बोले कैसे मिलना है? मैंने कहा वक्त आने पे बताऊंगा। फिर हमारे एक बहुत खास मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मंच पे,
उनका कुछ काम सोनू सूद से आया जिसमें 10-15-20 लाख सोनू सूद को मिलने थे। हाँ। मैंने कहा अब मिलवाओ सोनू भैया से, अब मिलने चलते हैं। अब जब 15 लाख रुपए की डील लेके आया, 20 लाख रुपए की डील लेके मैं सोनू जी से मिला, हाँ। तो वो मुझे पहचानेंगे या ऐसे पहचानेंगे, ऐसे ही एक बार जाके फोटो खिंचा लो, अरे सेल्फी ले लो। सेम इंसिडेंट राजपाल यादव जी के साथ हुआ। राजपाल यादव जी के साथ एक हमारी मित्र हैं अंजलि जी, वो काम करती हैं। हाँ। तो राजपाल यादव जी से उन्होंने बोला चित्रेश जी चलो आपकी मुलाकात करा दे। तो मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं, जब तक मैं उनके लिए धंधा नहीं लाऊंगा, हाँ। जब तक मैं उनके जीवन में कोई वैल्यू ऐड ना करवा दूं, हाँ। तब तक मुझे नहीं मिलना। ओके। तो जब वैल्यू ऐड करवाएंगे तो वो पहचानेंगे। किसी भी व्यक्ति को आप 25-50 लाख दो, उसके बाद वो आपको ना पहचाने, हो ही नहीं सकता। मुश्किल है थोड़ा। हो हाँ। सकता अंबानी जी ना पहचाने, हाँ। अडानी जी ना पहचाने, पर जिनके साथ अपन काम कर रहे हैं वो तो पहचान जाते हैं। नो डाउट। तो मुझे लगता है लोग कमा लो, पैसा पीछे पीछे अपने आप आता है। मज़ेदार बात क्या ना, ये एक MBA के टॉप लेवल की क्लास हो रही, जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है, जो बिज़नेस करने वाली कम्युनिटी होगी, जो लोगों से मिलती है, जो नेटवर्किंग वाले लोग होंगे ना, वो इस पॉडकास्ट को समझ रहे होंगे कि यार और दो, मुझे और चाहिए। क्योंकि जो बातें आप बता रहे हैं ना, ट्रेनर इसका पैसा लेते हैं यही बताने का। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि जो लोग फेल होते हैं और जो सफल होते हैं व्यक्ति, उनमें वो अंतर कौन सा होता है जहाँ पे आदमी मार खाता है? देखिए भैया, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, पर मैं 2 ऐसे फैक्टर बोलता हूँ जिनके मैं आपको जीवंत उदाहरण भी दूंगा। ठीक है। एक जो अभी आपने देने की बात करी, आप कहीं पे भी कुछ लेने जा रहे हो, हाँ। ठीक है, तो जो व्यक्ति देता है उसका हाथ ऊपर होता है, हाँ। बराबर, हाँ। और जो व्यक्ति लेता है उसका हाथ नीचे होता है ना। जब भी आप व्यापार में इस नज़र से जाओगे कि मुझे सामने वाले से लेना है, हाँ। तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ओ। और जब भी आप व्यापार में, किसी मीटिंग में, किसी डील में ये सोच के वो बैठो कि यार मुझे सर्वेश भाई को देना है, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज़ में वजन, आपकी आंखों में चमक, आपके चेहरे पे चमक एकदम नेक्स्ट लेवल की होगी, क्योंकि आप देने जा रहे हो। बिल्कुल सही बात। जब आप देने जाते हो ना, तो परमात्मा आपके देने की अपने आप व्यवस्था कर देता है। तो मैं आज तक जिसके साथ भी बैठा हूं, जब से समझ आई है इस बात की, तब से आज तक जितने लोगों के साथ बैठा हूं, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य रहा कि मुझे देने जाना है, लेने नहीं जाना। तो ऐसे ही बड़े हो गए आप, ऐसे आज ही बड़े हो गए। आज देखो भैया, बायजूस फेल हुआ, क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो लेना चाहता था सब। ठीक है, जो शिक्षा देने की बात थी वो भी नहीं दिया उसने। किसी भी बड़े अंपायर के धाराशायी होने के पीछे का आप देखो, लालच, लेने की नीयत, क्या क्या सब बटोर लो। और जिनकी देने की नीयत है, आज रतन टाटा हैं, अजीम प्रेम जी हैं, आज ये दुनिया से कमाते हैं तो दुनिया को लौटा भी रहे हैं। बिल गेट्स हैं, अपनी पूरे जीवन में जो पैसा कमाया सब दान में दे दिया। देने की नीयत है ना, तब वो बिल गेट्स बने, तब वो रतन टाटा बने, तब वो अडानी बने, तब वो अंबानी बने। हाँ। अच्छा, इनको दौलत भी मिली और शोहरत भी मिली। एक चीज़ तो ये है, दूसरा भी आप कुछ बता रहे थे मुझे। सर, दूसरा होता है पेशेंस। आप देखो, जितने आपको लेबर वर्क के लोग मिलेंगे, वो कौन से गेम खेलते मिलते हैं आपको? लूडो, ताश, वो जो 2-4, 10-15 मिनट, आधा घंटा में खत्म हो जाएगी। वो आपको लूडो खेलते मिलेंगे, सांप सीढ़ी खेलते मिलेंगे। जो गेम 5, 10, 15 मिनट में ख़त्म होते हैं, जैसा आपने बोला, वो वही गेम खेलते मिलेंगे। हाँ। जितने आप अल्ट्रा रिच लोगों से मिलो, वो आपको कौन सा गेम खेलते मिलते हैं? अरे वो तो कहीं चेस खेल रहे होते हैं, कहीं पोलो क्या बोलते हैं उसको, बिलियर्ड खेलते हैं, बाकी गोल्फ खेलते हैं, है ना? ये क्यों? गोल्फ एक एक गेम 2-2 दिन भी चलता है। अच्छा। तो उनमें वो पेशेंस होता है। वही पेशेंस धंधे में चाहिए। आज जितने भी लोगों के व्यापारिक संबंध खराब हुए हैं, चाहे अपने एम्प्लॉय से व्यापारिक संबंध खराब हुए हों, चाहे वेंडर से व्यापारिक संबंध खराब हुए हों, चाहे बिजनेस पार्टनर से व्यापारिक संबंध खराब हुए हों, उनमें एक सबसे बड़ी चीज़ थी पेशेंस की कमी। मैंने भी किया ये, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं पैदा होते ही से एक्सपर्ट था। मैंने अपने जीवन में पेशेंस की कमी के कारण बहुत बहुमूल्य संबंध खोए हैं। केवल 1 घंटे का पेशेंस चाहिए था, या 15 मिनट का पेशेंस चाहिए था, और 15 मिनट में पेशेंस नहीं रख पाया। और मुझे उसका दुख है कि वो 15 मिनट यदि मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेता और 15 मिनट बात ना करता, तो शायद वो संबंध मेरा आज भी जिंदा होता। आज भी मैं उनके साथ, आज भी मेरे उनसे पारिवारिक संबंध हैं, व्यापारिक संबंध नहीं है।
और उन व्यक्तियों से जिन्होंने बचपन में मेरी उंगली पकड़ के मुझे धंधा करना सिखाया। और एक जरा सी पेशेंस की कमी के कारण मैं उनसे दूर हो गया। तो जब समझ आई तो दुख होता है कि यार मैंने इतना अच्छा साथी खो दिया, मैंने इतना अच्छा मेंटर खो दिया, मैंने इतना अच्छा बड़ा भाई खो दिया धंधे में। देखो, परमात्मा के आशीर्वाद से आज मैं जहाँ हूँ, जबलपुर जैसे छोटे शहर से, एक ऐसी फैमिली से जिसमें कोई 12वीं पास नहीं था, कोई नौकरी नहीं करता था। मैं खुद 12वीं पास हूँ और परमात्मा के आशीर्वाद से डॉक्टरों को भी मैं अपने चेक से सैलरी देता हूँ, इंजीनियर्स को भी चेक से सैलरी देता हूँ, MBA वालों को भी सैलरी देता हूँ। देखिए, मैं ये थोड़ा और कर दूं, पता नहीं कितनी कंपनियों की इक्विटी आपके पास होगी। क्या होता है ना कि यही बड़ी सोच होती है। जब मैं आपसे मिला ना तो ये मेरी भी सोच बदल गई। जैसे कोई सुनेगा ना कि आप इतने लोग कैसे देते हैं, इसीलिए तो लोग आपको किंग मेकर बोलते हैं। करते कुछ नहीं है, पैसा हर जगह से आता है। मुझे लगता है ये आपके पेशेंस का गेम है ना भैया। मुझे ऐसा, जो आप बोल रहे हैं उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए, हाँ, तो आप केवल अपना एक्सपीरियंस बेचो, अपनी टाइम क्यों बेच रहे हो? टाइम तो लिमिटेड है ना आपके पास। हाँ, 20 साल काम करने के बाद आपको एक्सपीरियंस आ गया और आपको पता है कि मान लो आज गौरव अपना व्यापार शुरू कर रहा है, वीडियो एडिटिंग का या शूट का, कोई भी ऐसा व्यापार शुरू कर रहा है। आपको पता है कल गौरव ये मिस्टेक कर सकता है। आप गौरव को अपने एक्सपीरियंस से यदि आज समझा दो कि गौरव भाई ये गलती तुमसे हो सकती है, इसको आज ध्यान से समझ लो। यदि उसने वो एक गलती आपके बोलने पे नहीं की और उस एक गलती से आपने उसके जीवन का एक दिन भी बचा दिया, एक दिन बोल रहा हूं मैं भी आपका एग्जांपल दूंगा, जो लोगों के 5-5, 10-10 साल बचे मेरे एक निर्णय से या एक गाइडेंस से। क्या आप 100 करोड़ रुपए गौरव को देके उसका एक दिन ले सकते हो वापस? नहीं। जो पल बीत गया हो तो बीत गया ना, कभी नहीं ले सकते। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल है, किताब वाला नहीं है भैया। अपन ने खुद अपनी चप्पलें घिसी हैं, घुटने घिसे हैं, कई बार गिरे हैं, कई बार चोट खाई है, तब वो एक्सपीरियंस आया है। आज आप और हमारे बीच की एक हमारी छोटी बहन है तुषारिका शर्मा। आज तुषारिका शर्मा देश के बड़े बड़े लोगों के लिए किताबें लिखती है। महज 3-4 साल पहले वो मुझे मिली थी, 3000 की इंटर्नशिप कर रही थी मेरे पास। आज मैं गर्व से बोलता हूं कि आज वो, मतलब फिगर बोलना शायद ओपन मंच में उचित नहीं होगा, पर बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO क्या कमाते होंगे जो वो कमाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं। मतलब 25-50 लाख उसके लिए आज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं 25-50 लाख को भी अहमियत नहीं देता हूं। आज भूपेंद्र सिंह राठौर जी उससे सेवा ले चुके हैं, वशिष्ठ गाला जी उससे सेवा ले चुके हैं, अनुराग ऋषि जी उससे सेवा ले चुके हैं, सागर सिन्हा जी उससे सेवा ले चुके हैं, सुरेश सर उससे सेवा ले चुके हैं। सब लोग कंटेंट लिखवाते हैं उससे। सब लोगों ने कंटेंट के लिए उसके साथ काम किया। 100 से ज़्यादा बुक लिख चुकी है वो, महज कुछ महीनों में। साल की बात नहीं कर रहा भाई साहब मैं, महीनों में। क्योंकि मुझे पता था उसमें पोटेंशियल है और मुझे पता था उसको कहाँ जाना चाहिए। मैंने केवल, परमात्मा ने मुझे इतनी समझ दिया, इतना आशीर्वाद दिया, मैंने उन लोगों के पास उसको उस समय पहुंचा दिया जब उसको, उनकी और उनको तुषारिका की ज़रूरत थी। तो शायद तुषारिका के भाग्य में उनके लिए काम करना लिखा था तो ज़रूर होता, पर शायद 1 साल बाद होता, 6 महीने बाद होता, 2 साल बाद होता। पर क्योंकि मेरा उनके साथ अच्छा इन्फ्लुएंस था, अच्छा बॉन्डिंग थी, तो मैंने कहा भैया आप काम कराओ, आप कंटेंट लिखवाओ, आपको पसंद आए तो काम करना, पसंद ना आए तो कंटेंट की, पैसे की कोई बात नहीं करना, काम पसंद आना चाहिए। और तुषारिका को भी मैंने एक ही बात बोला कि बेटा अपन को है ना ऐसा काम करके देना है ना कि आदमी बोले अब मज़ा आ गया। सर कुछ महीने में 100 बुक लिखवाना बड़ी बात है, मज़ा आ गया, बहुत बड़ी बात है। आज उसका पब्लिकेशन हाउस है। सेम मेरा एक और छोटा भाई है दुर्वेश यादव, आज बड़े बड़े लोगों के लिए PR करता है वो। एक फ़ोन कॉल पे मेरी उससे बात हुई थी, मैंने उसका एक ऐड देखा, आज से 2-3 साल पहले की बात है। ऐड देखा, मैंने फ़ोन लगाया, बात की, और पहले फ़ोन में ही मुझे लगा यार इस आदमी में दम है। और फिर मैं उसको ढूंढते हुए गया, वो मुझे ढूंढते हुए नहीं आया। मैंने बोला यार इसमें 1 घंटे आधे घंटे इससे बात की है, इस बंदे में दम है, उसको आज अपने को इससे मिलना है। महीने 15 दिन में उससे मुलाकात हुई। तीसरा एग्जाम्पल, राहुल राजा मेरा एक बहुत ख़ास भाई है, बहुत ख़ास आदमी है। सर 16 साल की उम्र में मेरे एक बहुत खास मित्र है विरल भाई, उनका वो छोटा भाई है। उनके घर पे मैं अपना सेल्स का एक वीडियो शूट कर रहा था,
तो 16 साल की उम्र में वो मुझे मिला और 16 साल की उम्र में बोलता है कि सर मुझे एक कंपनी खोलना है। और जब मैंने उससे आधे घंटे बात की, 1 घंटे बात की और उसके काम को लेके विजन की जो क्लैरिटी देखी, मैंने कहा यार ये आदमी को तो शायद भविष्य में मैं भी ना मिल पाऊँ, इसकी जो क्लैरिटी है। ये तीनों नाम मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया, यदि इन तीनों लोगों ने अपने ऊपर थोड़ा काम कर लिया और अपने से बड़े लोगों की समझ का इस्तेमाल कर लिया, ये तीनों 40 अंडर 40 बनने योग्य हैं। आपके मंच पे बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, 40 अंडर 40। शायद ये पॉडकास्ट 5 साल 10 साल बाद वायरल हो, जब वो 40 अंडर 40 हो जाएं, पर मुझे उनमें वो चीज़ दिखती है। तो मैं बोलता हूँ कि यदि मैंने इन तीनों की लाइफ का एक एक साल भी बचा दिया ना, तो वो एक साल शायद वो 100 करोड़ कमा के भी कभी दोबारा नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अपने जीवन में भैया ऐसे 100 छोटे भाई बहनों को तैयार करना चाहता हूँ, जिनके जीवन में मैं 1 साल 2 साल 5 साल बचा सकूं अपने एक्सपीरियंस से। जो गलती करके मैं 5-5 10-10 साल पीछे हो गया, वो गलतियां मैं उनको ना करने दूं। जब तक वो मेरी बात सुनेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, और जब ना सुने तो परमात्मा एक मजेदार बात बताऊं, ये पॉडकास्ट देखने के बाद ना जाने कितने लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लोग आपका नंबर मांगेंगे। ऐसा होता है, जो पॉडकास्ट लोगों को पसंद आता है, लगता है कि उनके मतलब की बातें हो रही हैं। तो क्या आप हर घोड़े पे दाव लगाते हैं, या आप भी देखते हैं कौन घोड़ा लंगड़ा है और कौन घोड़ा दौड़ने वाला है, उसके बाद ही दाव लगाते हैं? और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, एक तो बात ये होगी कि आप दाव किस पे लगाते हैं, और जिस पे दाव लगाते हैं क्या उससे शुरू में ही पैसे चार्ज करते हैं, या वो कुछ बन जाता है तब आप उसके साथ जाते हैं? पैसे तो नहीं चार्ज करते, आप तो पार्टनर बनते हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ। तो क्या आप शुरू में कोई डील करते हैं, या आप किसी को बड़ा बनने के बाद इंतज़ार करते हैं? 2 क्वेश्चन है मेरे। मैं आपके दोनों सवालों के जवाब पहले इस पॉडकास्ट में दे चुका हूँ, फिर से दे देता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं उसमें 2 चीज़ें ढूंढता हूँ। इसका विजन क्या है, ओके, उस विजन की क्लैरिटी क्या है, ठीक है, विजन की क्लैरिटी क्या है, और इसमें अपने आप को डेवलप करने का कितना पेशेंस और जुनून है। ओके, यदि ये 2 चीज़ें मुझे किसी में दिखती हैं, देखो एक होता है कि आज सर्वेश भैया मिले, बोले चित्रेश भाई मुझे पॉडकास्ट का राजा बनना है। अपन ने उनके साथ पॉडकास्ट के लिए लेके जब डीप डिस्कशन किया तो समझ में आया कि इनकी तो ये भूख है ही नहीं। ये तो फलाने व्यक्ति से इंस्पायर होकर उसके जैसा बनना चाहते हैं। मतलब देखो, किसी से इंस्पायर होकर उसके जैसे बनना बुरा नहीं है, पर क्या आप उस सब्जेक्ट पे मेहनत कर रहे हो? भाई लोग सचिन तेंदुलकर तो बनना चाहते हैं, विराट कोहली तो बनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी तो बनना चाहते हैं, पर क्या आप उनके स्तर की मेहनत करना, उनके स्तर का त्याग करने के लिए तैयार हो? बात तो सही है। यदि आप त्याग करने तैयार नहीं हो, जैसे आज तुषारिका का मैंने अभी एग्जांपल लिया, तुषारिका ने कई क्लाइंटों के लिए फ्री में काम किया। जिस क्लाइंट से वो 5, 10, 50 हज़ार रुपये ले सकती थी, उसने बोला भैया ने बोला है तो करना है। किसी क्लाइंट को अच्छा भी लगा और उसने बोला यार मज़ा नहीं आया, मैंने कहा पूरे पैसे वापस करो। मैं अपने हर छोटे भाई बहन से या हर अपने बिजनेस पार्टनर से एक लाइन बोलता हूँ, यदि क्लाइंट ने बोला कि मुझे इस काम में मज़ा नहीं आया, चुपचाप पैसे वापस कर देना, कोई सवाल मत करना क्लाइंट से। हम उसके अंदर की कमी को दूर नहीं कर सकते, पर यदि हम में कोई कमी है तो उसको ज़रूर दूर कर सकते हैं। तो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में मेहनत करो, अपने आप को निपुण बनाओ, अपने आप को क्षमतावान बनाओ, अपने आप को धैर्यवान बनाओ, अपने आप को ईमानदारी से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। तो जिसमें ये चीज़ें दिखती हैं उसके साथ मैं दांव जरूर लगाता हूँ। और आपके ऑडियंस से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ कि आज कोई भी मुझे फ़ोन करेगा, मैं उनके साथ काम करने के लिए टाइम की बैंडविड्थ नहीं निकाल सकता हूँ। और ये बिल्कुल भी पेड पॉडकास्ट नहीं है, बिल्कुल भी ये पेड प्रमोशन नहीं है, तो मुझे कोई भी फ़ोन ना करे। हाँ, यदि आप बोलेंगे तो हम एक गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा, लोग उस फॉर्म को भर दें, और मुझे लगेगा कि मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो मुझे 1 रुपये भी उससे नहीं चाहिए। मंच पे खुल के बोल रहा हूँ, 1 रुपये भी तब तक नहीं चाहिए जब तक वो 25-50 करोड़ का आदमी ना बन जाए। 25-50 करोड़ तब लेंगे ना भैया। आज क्या मांगेंगे? आज मान लो सर्वेश भैया को मैंने 10 लाख रुपए कमवा दिए, तो 11 लाख तो नहीं देंगे ना मुझे? नहीं 9 लाख रुपए देंगे। हाँ। अपनी लाख वाली आज भूख नहीं है परमात्मा के आशीर्वाद से। अपने 2 रोटी शाम को खिचड़ी, दिन में 2 रोटी खाने की भूख है, वो आपके जैसे भाई कहीं पे भी घर पे खिला देते हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से आप जिंदगी भर कुछ ना करें तो अपनी दाल रोटी चल जाएगी। अपनी वो भूख नहीं है, अपनी भूख है कंपनी में इक्विटी। तो जो व्यक्ति अपने साथ 5-10 साल दम लगा के काम करने तैयार है, जो अपने आप को ऑल इन झोंकने तैयार है, उसको कम से कम 5-10 करोड़ के फिगर पे लेके जाने की गारंटी मेरी। वो अपने काम के लिए ईमानदार होना चाहिए। बहुत लोग आने वाले हैं। अरे भैया, जो ईमानदार है हम उसके लिए जान लगाने तैयार हैं। जो मेरे पास नेटवर्क है, जो रिसोर्स है, जो कनेक्शंस हैं,
सब उसके लिए ओपन। हाँ, मैं तो दुर्वेश तुषारिका, राहुल राजा जैसे अपने भाइयों को मोबाइल दे के हाथ में बोलता हूँ, भाई इसमें से जो आदमी तेरे काम का है बता। मैं फ़ोन लगा के बोलता हूँ कि कल सुबह दुर्वेश आपसे मिलने आने वाला है, मेरा छोटा भाई है, 100 करोड़ का भी काम हो तो दिल खोल के कर लेना, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा मैक्सिमम लोग ना लोगों को आगे इसलिए नहीं बढ़ाते हैं या किसी की मदद इसलिए नहीं करते हैं ना कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा। आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होती कभी? भैया श्री राम भगवान का सेतु निर्माण में गिलहरी ने छोटा सा योगदान दिया। हाँ, क्या वो गिलहरी की बात आज हम नहीं कर रहे? कर रहे हैं। अपने को तो गिलहरी बनना है भैया। अपन को सबके जीवन में छोटे छोटे जो कण मिस हो रहे हैं ना, वो छोटे छोटे उनके सक्सेस के पुल में छोटे छोटे कण डाल के वो पुल को मजबूत बना देना है। उसके बाद याद तो वो भी करेगा और उसके आने वाली पीढ़ी भी करेंगे। और जो ना करे तो अपने को उसकी भूख ही नहीं है भैया। अपने को एक ही चीज की भूख है। मैं जब अपनी आखिरी सांसें गिनूं ना, तो मैं पूरे संतुष्टि से गिनूं कि यार मैंने तो सर्वेश भैया के जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए अपना 100% योगदान दिया। अब सर्वेश भैया उस वैल्यू की कदर ना करें तो सर्वेश भैया की इच्छा, अपन गिल्ट लेके नहीं मरेंगे। अच्छा, एक ईमानदारी से एक बात और बताऊँ, आज मैं क्यों बैठा हूँ आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। पिछले दिनों एक प्रोग्राम में आपके यहाँ गया था मैं। आप लोगों ने 4 दिन का प्रोग्राम किया। 5 दिन का। 5 दिन का था वो। साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया, दुबई, अलग अलग देशों से, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लोग आए थे। और जिन लोगों से मिला मुझे दिखा कि ये सब बड़े पैसे वाले हैं, कोई हल्का आदमी उसमें नहीं आया था। दूसरी चीज़ कि आप सच में 5 दिन काम किए और मुझे लगता है 4-5-6 महीने का जुगाड़ हो गया। वो भी तब जब आपने मज़े मज़े में किए थे, उसको काम के रूप में नहीं। आप किसी को ट्रेंड करने के लिए, किसी को ट्रेंड करने के लिए नहीं, सॉरी, आप किसी एक चीज़ को आजमाने के लिए क्या ये बिज़नेस मॉडल बन सकता है, आपने किया। तो मुझे उस दिन ये लगा ना कि ज़रा बैठ करके और टटोला जाए आपको कि और क्या क्या निकल के आ सकता है। अच्छा, एक मुझे वाकया याद आ रहा है, मुझे किसी ने बताया था आपके बारे में, ये सही है कि गलत है, ज़रा इसके बारे में आप बताइएगा। कि आप एक कंपनी के साथ थे, पीक पे गए, कंपनी बड़ी हो गई और कुछ ऐसी बात बनी कि चीज़ों पे वो नहीं बन पाया, आप लोगों की सहमति नहीं बन पाई और आप उस पूरी कंपनी को छोड़ करके एज इट वापस चले आए और मतलब आपने कभी मुड़ करके भी नहीं देखा। ये कैसे संभव है? ये सब हाइपोथेटिकल बातें लगती हैं। सर्वेश भैया, मैं इस पे एक शायरी बोलिए या एक नगमा बोलिए या एक 2 लाइन बोलिए जो मेरे जहन में उस समय थी। आपने सवाल पूछा तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मैंने उस जगह पे मेरे जो बहुत खास मित्र और मेरे पार्टनर थे जिनके साथ हमने बहुत सारा काम किया, मैंने उनसे एक ही लाइन बोली। मैंने कहा, भाई साहब, यदि ये सब बनाने में मेरा योगदान है तो मैं फिर से बना लूँगा। पिछली बार बनाने में सालों लगे, अब महीनों में बना लूँगा। और यदि ये बनाने में मेरा योगदान था नहीं तो मैं इसका हकदार भी नहीं हूँ। और ये बात बोल के मैं वहाँ से आ गया, क्योंकि मुझे लगता है यदि मैंने बनाया है, मैंने अपने बाहुबल से बनाया, मैंने अपनी समझदारी से बनाया, मैंने अपनी मेहनत से बनाया, तो पिछली बार जिसको बनाने में 10 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, उसको अब मुझे बनाने में 10 साल थोड़ी लगेगा भैया। बात तो सही है। और उससे भी बड़ी चीज़ थी कि सब्जेक्ट ये नहीं था कि उस कंपनी में साथ में रहना या नहीं रहना, काम करना या नहीं करना। सब्जेक्ट ये था कि जिस काम को करने में मुझे मज़ा आ रहा है, मैं वो काम करना चाहता हूँ। अब यदि मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो भी मैं करना चाहता हूँ और कुछ मिलेगा तो भी करना चाहता हूँ। अब मैं शारीरिक रूप से तो उनके साथ काम कर रहा हूँ मान लीजिए, पर मैं मेरे मन का, मेरी बुद्धि का, मेरी चंचलता का, मेरी खुशी का यदि उपयोग ही ना कर पा रहा हूँ तो आप बताइए वहाँ रहने का और ना रहने का क्या मतलब। हाँ, फिर तो आदमी कुढ़ने लगेगा अपने आप में। फिर मैं उनकी सक्सेस में भी योगदान नहीं दे सकता था। तो मुझे लगा शायद हम दोनों मिलके एक दूसरे की सक्सेस रोक रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला, भैया ये मैंने बनाया तो फिर बनाऊंगा, और मैंने नहीं बनाया तो मेरा हक ही नहीं है। आपकी सक्सेस में मेरी जहाँ ज़रूरत हो मैं हमेशा तैयार हूँ, तन मन धन से तैयार हूँ। मेरा जो कुछ भी संसाधन है सब कल भी आपके थे, आज भी आपके और भविष्य में भी आपके रहेंगे। पर हम साथ में काम करेंगे तो शायद आपकी ग्रोथ और मेरी ग्रोथ रुक जाए। अब जब मैं स्वतंत्र होकर काम कर रहा हूं तो हो सकता है कि मैं उतना बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, पर यह भी हो सकता है कि मैं उससे बहुत बड़ा काम कर रहा हूं जो उनको भी नहीं पता। क्या ईश्वरवादी हैं आप या भाग्यवादी हैं? भैया मैं कर्मवादी हूं। मुझे गीता की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि शायद मैं, क्योंकि थोड़ा सा कम जानकार हूं तो शायद मैं वो लाइन को सही ना समझा पाऊँ आपको,
कि कृष्ण बोलते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं ऐसा सोचता हूँ, कर्म करो और पूरा फल भी कृष्ण भगवान को ही दे दो कि भैया सब आपका, हाँ, नेकी कर दरिया में डाल। सब आपका। अच्छा काम करिए, ईमानदारी से करिए। मुझसे भी जीवन में बहुत मिस्टेक हुई है, मैंने भी कईयों का दिल दुखाया है। आज भी मुझे अफसोस है, इस बात का दुख है कि कभी नादानी में मैंने यदि किसी के लिए कुछ किया जो इंटेंशन गलत नहीं था पर गलत हो गया, मैं उस बात से आज भी दुखी हूँ। और परमात्मा मुझे जब भी समर्थवान बनाएगा तो मैं उनके जीवन में कोई योगदान देना ही चाहूँगा। तो मैं सोचता हूँ अच्छा काम करते चलो, लोगों के जीवन में रोशनी डालते रहो, आगे बढ़ाते रहो। जब हमारा नंबर भगवान की किताब में आएगा, ऊपर वाले की किताब में जब अपना नंबर आएगा सुपर सक्सेस का, तो वो चिंता करेगा ना। आप अपने बच्चे की चिंता नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हो ना। तो हम भी किसी ना किसी यूनिवर्सल पावर की, किसी ना किसी भगवान की संतान ही है ना। तो क्या वो मेरी चिंता नहीं करेगा जब वो देखेगा यार मेरे बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है? जब आपका बेटा आपकी बेटी अच्छा काम करती है, आपको खुशी नहीं होती? बिल्कुल होती है। अपना तो छोड़ दो, कोई पड़ोसी का भी बेटा कुछ अच्छा काम करते देखता है तो अपने को गर्व भी होता है और खुशी भी होती है, देखो इतना छोटा सा बच्चा कितने अच्छे काम कर रहा है। तो जब अपन अच्छे काम करेंगे तो क्या उसकी नज़र अपने पे नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो जब अपना सक्सेस का नंबर आएगा तो आ जाएगा। और आज परमात्मा ने इतना दे दिया ना भैया, किस चीज़ की कमी है बताओ? आज मैं 5 दिन से नोएडा में हूँ और यदि मैं घर से मान लो 100 रुपये लेके आया था, 100 रुपये में 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ और रह मैं दूसरे के घर में रहा हूँ, खा दूसरे के घर में रहा हूँ, कार दूसरे की चला रहा हूँ, इससे बड़ी कमाई क्या होगी? क्या होगी बताइए आप कमाई? अच्छा, क्या जो आप जैसे लोग, सिर्फ आप नहीं हैं, कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को ऊपर जाने में मदद की है, ये किसी दूसरे मिट्टी से बनते हैं या किसी दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं या इनका सॉफ्टवेयर दूसरा होता है? जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत ठहराव की बातें हैं। बहुत ठहर करके, बहुत सोच करके आदमी चलेगा तो जो लोग सुन रहे होंगे वो भी सोचेंगे इतनी आसान ज़िंदगी होती है क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ज़िंदगी कितनी आसान है यार, फोकट में लोग परेशान रहते हैं। तो इस तरह के लोग कहाँ गढ़े जाते हैं? कौन सा कोर्स होता है या ज़िंदगी की प्रयोगशाला होती है वो? भैया देखिए, मैं फिर एक एग्जांपल कल जितेंद्र जी के साथ जो चर्चा हो रही थी उस पर लेता हूँ। जितेंद्र अड़ी जी ने बहुत अच्छी एक बात बोली, आप 12 घंटे काम करते हो, हाँ, यदि आप 12 घंटे में 11 घंटे काम करो और 1 घंटे आत्ममंथन बोलो या मेडिटेशन बोलो या सॉलिट्यूड बोलो या ध्यान बोलो, कुछ भी बोल लो, आप 1 घंटे मेडिटेशन करोगे तो क्या 11 घंटे की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। आप 2 घंटे मेडिटेशन करो तो 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो वो 2 घंटे आप अपने आप के साथ बिताओ, तो आप सॉलिट्यूड में जाओ, तो आप आत्ममंथन में जाओ, मेडिटेशन में जाओ। आप एक भी सफल व्यक्ति पूरे पृथ्वी पे, एक भी सफल व्यक्ति ऐसा बता दो जो चुनौतियों का सामना ना किया गया हो जिसने। ऐसा तो कोई है ही नहीं। हर व्यक्ति की लाइफ में चुनौती थी। आज देखिए जितने भी लोगों के जीवन में बहुत बड़े मुकाम आए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो आप जिसके जीवन में चुनौतियां ना आई हों। आप एलन मस्क की बात कर लो, क्या उसके जीवन में चुनौतियां नहीं थी? अरे खूब थी। आप महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लो, क्या उसके जीवन में चुनौतियां नहीं थी? बिल्कुल थी। आप स्टीव जॉब्स की बात कर लो, जिसको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, जिस कंपनी को उसने बनाया, क्या उसके जीवन में चुनौतियां नहीं थी? जब स्टीव जॉब के जीवन में चुनौती आई तो भारत आए और उन्होंने मेडिटेशन किया, वो नीम करोली बाबा के पास गए। जब फेसबुक के फाउंडर के जीवन में चुनौतियां आई तो उन्होंने फेसबुक के फाउंडर को बोला कि भैया तू भारत जा, नीम करोली बाबा के स्थान पे जा, वहां पे जाके मेडिटेशन कर, वहां पे जाके ध्यान कर। हम भारत में अपार 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 विद्याओं के देश में हैं। ऐसे ही नहीं भारत में नालंदा और तक्षशिला थी सर। बात तो सही है। हमारे पास ज्ञान का असीम भंडार है। ये गैलीलियो ने तो वो जो क्या होता है टेलीस्कोप, उसको कुछ 1000 साल पहले डेवलप किया ना। हमारे ग्रंथों में तो 9 ग्रहों की बात कितने हजारों साल पहले से हो रही है। बिल्कुल सही बात है। 9 ग्रह के मंदिर 10-10 20-20 हजार साल पुराने मिल रहे हैं। तो हमारे भारत में चाहे हम स्वर विज्ञान की बात करें, योग की बात करें, 7 चक्र की बात करें, ध्यान की बात करें, कुंडलिनी की बात करें, इन सब चीज़ों की बात करें, हम हर चीज़ में बहुत 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 धनी देश रहे हैं। तो आपका जो सवाल था कि क्या ऐसे लोग कहीं अलग जगह गड़े जाते हैं, बिल्कुल नहीं गड़े जाते भैया। जो व्यक्ति अपने अंदर उतरा है, जिस व्यक्ति ने अपने अंदर आत्ममंथन किया है, जो मेडिटेशन में गया है, जो ध्यान में गया है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपार सफलता हासिल की है।
कोई दो राय नहीं है। यदि आप अपने का, जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, क्या आपके मन में कोई और विचार चल रहे हैं? नहीं। तो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, या आपका ध्यान है। कोई भी काम जब आप 100% अपने आप को उस काम में झोंक देते हो ना, तो आप मेडिटेशन में होते हो। मेरे को मेडिटेशन करना नहीं आता, मैं उसमें कोई निपुण नहीं है। आप तो बिजनेस ही कर रहे हैं मेडिटेशन का। पर मैं जिस काम को करता हूं, मैं उस काम में अपने आप को 100% झोंकने में विश्वास रखता हूं। और मैं, आप कभी भी मुझे फ़ोन लगाओ तो मैं, आप मुझसे पूछो चित्रेश भाई कैसे हो, तो मैं दशरथ मांझी की फिल्म का एक डायलॉग बोलता हूँ, शानदार जिंदाबाद जबरदस्त। तो मैं उस फिल्म से 2 डायलॉग से बड़ा प्रभावित था, एक शानदार जिंदाबाद जबरदस्त, और दूसरा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यदि कोई काम मैंने हाथ में लिया है और सामने वाला मेरे साथ ईमानदार है, सामने वाला भी उसने ही शिद्दत से, उतने ही एक्साइटमेंट से, उतनी ही लगन से यदि उस समस्या को सॉल्व करना चाहता है, तो जब तक मैं उस समस्या का समाधान निकाल ना दूं, मैं उस समस्या को छोड़ूंगा नहीं। और यही मेरे जीवन में या मेरे से जुड़े लोगों के जीवन के सफलता का राज है। और जो मैंने आपको 5-10 नाम बोले ना इस ओपन मंच में, वो नाम आप चाहो तो नीचे डाल दो। इन लोगों को 5-10 साल के अंदर 40 अंडर 40 ना मिले तो आप जो बोलो मैं वो हार जाऊंगा। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए समझ सकता हूँ ना कि जैसे जिस विवेक बिंद्रा की बात हो रही थी, उसके पीछे भी एक ज़माने में वो जो दिमाग था वो आपका ही था। मैं नहीं ले रहा था, कुछ नाम और भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो लोग अपने अपने मंच पे हैं। नहीं, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो तस्वीरें हों या उस समय के बने हुए ब्लूप्रिंट हों। अभी आप एक बात कर रहे थे और मैं उसी पे जाना चाहूँगा कि जो आप मेडिटेशन की बात कर रहे थे, बड़े स्ट्रांगली उस चीज़ को रख रहे थे, उसकी कई विधाओं की बात की, और आप उस विधा में उतर गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप तैयार कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े प्रोग्राम भी करा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई दूसरी सोच है या आपको बड़ा बिजनेस दिख रहा है इसमें? भैया बिजनेस की सोच तो 100% है, कोई दो मत नहीं है, वो हम बिजनेस ही कर रहे हैं। पर बिजनेस से भी बड़ी चीज़ है कि जो हमारे पूर्वज हमें विद्याएं दे के गए हैं, यदि उन विद्याओं को मॉडर्न ज़माने के हिसाब से डेवलप करके लोगों को सिखाया जा सकता है और लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, तो हम वो बदलाव लाने के लिए अपना तन मन धन समय सब लगाने तैयार हैं। आप जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हो, अनुराग जी जो प्रोग्राम करते हैं, मैं अनुराग जी के साथ मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनकी कंपनी में एक गिलहरी वाला योगदान निभा सकता हूँ। कई कंपनियों में गिलहरी का योगदान है आपका। तो मुझे ऐसा लगता है भैया, अनुराग ऋषि जी जो काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूँ भाई साहब, आने वाले कुछ सालों में मैं बहुत बड़े नाम के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। जैसे ओशो की चर्चाएं होती हैं ना, आने वाली ओशो के जाने के बाद आज हम लोग ओशो की चर्चा करते हैं, वैसे अनुराग ऋषि जी की चर्चा होगी आने वाले भविष्य में। मैंने ट्रेलर देखा है। और आप तो खैर खुद प्रोग्राम अटेंड करके आए हैं, और मुझसे कोई भी पूछता ना उस प्रोग्राम में क्या होता है, मैं बोलता हूँ ये शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, आके एक्सपीरियंस करने का समय है तो एक्सपीरियंस मुझसे करो। भी यही कहा गया था। और नहीं है एक्सपीरियंस करने का समय तो जब कोई दूसरा बताएगा तब आ जाना। भाई साहब 50-50, 100-100 लोगों की वेटिंग होती है, 50-50, 100-100 लोगों की वेटिंग होती है। और सच बता रहा हूँ सर्वेश भाई, 5 रुपए की भी मार्केटिंग नहीं करते हैं। एक हरप्रीत कौर मैडम आई, वो अपनी बेटी और बेटी को लेके आई यूएसए से। जीएस पाजी जिनसे आप भी मिले हो, वो आए, वो अपनी वाइफ को लेके आए यूएसए से। दुबई से सुप्रिया आई, वो अपनी फ्रेंड को लेके आई साउथ अफ्रीका से। 1 रुपए भी उनको दिया नहीं कि भैया आप किसी कस्टमर को लाओगे तो हम 100 रुपए देंगे। मुझे लगता है जितना फीस नहीं दिया होगा उन्होंने आने का, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा उन्होंने आने जाने का किराए में खर्च किया होगा। सर जीएस पाजी ने खुद अपने मुंह से बोला, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बात बोल रहा हूँ कि चित्रेश भाई मैं बिजनेस क्लास की टिकट करा के रिपल को लेके आया, उनकी वाइफ का नाम रिपल है। बोले मैं रिपल को बिजनेस क्लास की टिकट करके लेके आया, आना जाना दोनों, 8-10 लाख रुपए खर्च किए, हम तो कुछ ही लाख रुपए लेते हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च किए उनके आने जाने पे प्रोग्राम अटेंड करवाने के लिए। तो मेरा सोचना ये है, परमात्मा मुझे शक्ति दे और हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इस काम के लिए शक्ति दे। मेरा सोचना है भैया, जैसे भारत के लोग पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं ना, मेरा स्वप्न है, मेरा सपना है, मेरा मिशन है कि विदेश के लोगों को भारत लाएंगे और पढ़वाएंगे और उनसे कमाएंगे। उनसे तो हम कमाने के लिए धंधा कर रहे हैं। जिनके पास देने की शक्ति है, जिनके लिए 25-50 लाख की कोई कीमत नहीं है, उनसे पैसे कमाएंगे ना, उनको लाएंगे भारत। आओ भैया, यूएसए से आओ, ब्रिटेन से आओ, ऑस्ट्रेलिया से आओ, न्यूजीलैंड से आओ, साउथ अफ्रीका से आओ, यूएई से आओ, पूरी दुनिया से आओ और भारत को धनवान बनाने में हम लोगों की मदद करो। अपना ही छोटा सा सपना है भैया। बिजनेस भी कितना तरीके से जस्टिफाई किया आपने।
एक बात बताइए मुझे, जहाँ से मैंने ओपनिंग की थी उस सवाल पे थोड़ा सा वापस आता हूँ मैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, एक लाइन पहले मैं बोलना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। जैसे आपने बोला विवेक बिंद्रा जी के साथ काम करने में मेरा बड़ा योगदान है उनके डेवलपमेंट में, भैया मेरा ज़ीरो योगदान है उनके डेवलपमेंट में। विवेक बिंद्रा जी बहुत 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 पोटेंशियल वाले ट्रेनर हैं। मैं भारत में यदि 25 ट्रेनरों को लाइव साथ में काम किया और देखा है तो उनमें से विवेक जी एकदम नेक्स्ट लेवल पे थे, क्योंकि जब तक मैं उनके साथ था तब तक मैंने ये देखा कि यदि वो 100 रुपये भी कमाते थे तो 100 में से 99 रुपये कंपनी को बड़ा करने में खर्च करते थे। और वो एक बात बोलते थे कि मैं अपने कंपनी में वही काम करता हूं जो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मैं आज जो भी हूं उसमें विवेक बिंद्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं उनकी सफलता के पीछे नहीं हूं, मेरी सफलता के पीछे वो है। आप एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपकी बहुत बड़ी बात है जो आप स्वीकार रहे हैं। मैंने जो सवाल किया था या जो मैंने बोला वो मेरी स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि उन लोगों के स्टेटमेंट है जो कभी हल्की बातें नहीं करते। ये आपका बड़प्पन है कि आप इस बात को स्वीकार नहीं रहे हैं। और जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, अब तो हम खुले मंच पे खुले नाम के साथ बात कर रहे हैं, तो वो लोग भी देखेंगे ही देखेंगे। इसी से जब आपने ये बात कही दी तो मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है। कोई व्यक्ति हो, चलने वाली हिंदुस्तान की सरकार हो, कोई राजा रजवाड़ा रहा हो, कोई बड़ी कंपनी अडानी अंबानी की हो, उसमें किंग मेकर की भूमिका क्या होती है जो कभी दिखता नहीं है फ्रंट पे, या यूं कह लीजिए जो सलाहकार होता है उसकी क्या भूमिका होती है, और कितने हद तक वो उस व्यक्ति, सरकार या संस्थान के सफलता के लिए जिम्मेदार होता है? देखो, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, फिर से देता हूँ अलग शब्दों में। क्या चाणक्य ने कभी खुद युद्ध किया था? नहीं। चाणक्य क्या करते थे? वो रणनीति बनाते थे। चाणक्य ग्रंथों की स्टडी करते थे। हाँ। स्टडी करके रणनीति बनाते थे, और चाणक्य चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे। हाँ। तो जो मैंने पहले बात बोली थी, जो भी व्यक्ति आत्ममंथन करेगा, जो भी व्यक्ति पीस ऑफ माइंड से अपने आप पे काम करेगा, और वो कोई मिशन के साथ काम करेगा, किसी मिशन को दिमाग में लेके करेगा, वो किसी भी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को। क्योंकि आपके पास जो मन है ना, उस मन के पोटेंशियल को, कल जितेंद्र जी के साथ इस बारे में भी बात हो रही थी। ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेनर ऑफ इंडिया जो माइंड पावर पे काम करते थे। तो कल उनसे ये बात की, इस बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कुछ परसेंट, अपनी 4-5% अपने दिमाग का उपयोग कर पाया। तो जब आप स्वयं के साथ समय बिताते हो और जब आप डे टू डे एक्टिविटी से बाहर निकल जाते हो ना, मतलब आपको युद्ध लड़ने नहीं जाना, आपको डे टू डे सुबह से शाम मशक्कत नहीं करना, आपको बैठ के अपने मस्तिष्क की, अपने ब्रेन के सुपर पावर को जागृत करना है बस। जिस व्यक्ति ने ये काम कर लिया ना, वो किसी भी मिशन में लड़ जाए, किसी भी मिशन में अड़ जाए, वो उस मिशन को कंप्लीट करके ही लौटेगा। तो खाली आपको है ना अपने शांत मन को, अपने अवचेतन मन को, अपने बुद्धि को, अपने ब्रेन को सुपर एक्टिव करना है बस, और वो हो जाएगा। हो जाएगा। और आपको सीखने की मानसिकता रखनी है। मेरा एक भतीजा है भैया, एक बार किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा ये व्यक्ति काम का नहीं है यार। उसने एक लाइन बोली 4 शब्दों की, आप अनुमति दें तो मैं बोलता हूँ। बिल्कुल। वो बोला, चाचा पानी कितना भी गंदा हो जाए, पीने काम नहीं आता है, पर आग तो बुझाता है ना। बात तो सही है। तो पानी कितना भी गंदा हो, शायद आप आज पीने योग्य उसको ना समझो, पर उस पानी का उपयोग करके आग तो बुझाई जा सकती है ना। बिल्कुल सही बात। तो जीवन में हर व्यक्ति उपयोगी है, हर कंकड़ उपयोगी है, हर पानी की बूंद उपयोगी है, हर पत्ता उपयोगी है। आप बताइए, प्रकृति ने जितनी चीज बनाई है, क्या एक भी चीज ऐसी है जिसका उपयोग नहीं होता है? तिनके का तक उपयोग होता है, हर चीज का उपयोग है। अब उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, वो जीवन की सबसे बड़ी शैली है, सबसे बड़ी कला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने अपने पूरे शरीर के सबसे छोटे हिस्से पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और उसके पोटेंशियल को यूज़ किया, वो किंग मेकर भी बनेगा, चाणक्य भी बनेगा, और वो विश्व विजेता भी बनेगा। खाली आपको इसका उपयोग करना है। जिसने इसका उपयोग कर लिया वो सुपर पावरफुल है। यदि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जान लिया था कि 9 ग्रह होते हैं, सन चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ऐसी तमाम चीज़ें, हमारे शरीर में इतनी 1000 नाड़ियाँ हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनुराग जी बहुत अच्छे से बताते हैं, मैं तो खाली सुन के कुछ शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें
वो सारी चीज़ें जो हमने उनसे सुनी, हमने अपने ऋषि मुनियों से सुनी, हमने किताबों में पढ़ी, हम उनका 1% भी उपयोग करना सीख गए ना भैया, तो हम विश्व विजेता कल भी थे, सोने की चिड़िया कल भी थे, सोने की चिड़िया आज भी है और विश्व विजेता आज भी है। आज से हजारों साल पहले नालंदा और तक्षशिला हुआ करती थी, हम वापस नालंदा और तक्षशिला से बड़ी चीज़ें बना सकते हैं भारत के अंदर, खाली जागरूकता की कमी है, इसको उपयोग करने की कमी है। और बस उसी को उपयोग करने की मिशन में लगे हैं। और आज जो अनुराग जी काम कर रहे हैं, आप जिस प्रोग्राम में आए थे, अनुराग जी के जीवन का मिशन यही है कि भारत में जो हैप्पीनेस इंडेक्स नीचे जा रहा है, हम आज 100-125 कंट्रियों के बाद हैप्पीनेस इंडेक्स में आ रहे हैं, तो तन मन धन लगा के हम उस हैप्पीनेस इंडेक्स में देश को टॉप 10 में लेके आए। ये पूरी कंपनी का मिशन है। इस मिशन के लिए अभी हम सब तन मन धन से लगे हुए हैं कि बस इस मिशन पे काम करना है और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आपसे एक सवाल करना बनता है, क्योंकि आपके पास बड़ी यूथ की टीम काम कर रही है, आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, पीछे लोगों को तैयार कर रहे हैं, और जो लोग देख रहे होंगे उनको ये भी बताऊंगा कि यहाँ बड़े सिंपल साधारण वे में आप दिख रहे हैं, जबकि आप जब अपने मंच पे होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो ऐसे नहीं होते हैं। तो जो हमारा यूथ है ना, वो कौन सा संक्रमण है जो उसको सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है, या आपको लगता है कि हमारा यूथ कुछ कर नहीं पा रहा है नया, वो सिर्फ चीज़ों को फॉलो कर रहा है? वो क्या देखते हैं, वो कौन सी कमी देखते हैं आप? भैया देखिए, आप जब छोटे थे, आप कौन से खेल खेलते थे? वो हमारे तो बहुत आई स्पाइस, लखनी या ब्रेन स्टॉर्मिंग के जो गेम होते थे, या फिजिकल जो मजबूत होने वाले गेम होते थे, वो मैं खेलता था। ठीक, हो सकता है आपने वो लट्टू खेला हो। हाँ, खेला है, बॉल लट्टू चलाने ना? वाला। लट्टू खेला है। ठीक, आपने गिल्ली डंडा खेला हो। खेला है। आपने छुपन छुपाई खेला हो। खेला है। आपने फुटबॉल खेला हो। खेला है। आपने कबड्डी खेली हो। खेला है ना? हर गेम में एक तो टीम स्पिरिट होती थी, है ना, दूसरा कंपटीशन, हेल्दी वाला कंपटीशन होता था। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने गेम खेला और आप अपने दोस्त से हार गए हो और फिर आपने उसके साथ बात करना बंद कर दिया? ऐसा हुआ क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। वहाँ हम सीखते थे। हाँ, क्या धंधा है, आज मान लो धंधा है, हम और हम दोनों कोई धंधा कर रहे हैं, सेम फील्ड में धंधा कर रहे हैं, हम दोनों से आपस में कोई बात हो जाती तो हम सालों बात नहीं करते। होता है ऐसा दो धंधा करने वालों के बीच में? हाँ, होता है, कंपटीशन की भावनाओं की वजह से। पर क्या यही चीज़ बचपन में होती थी जब हम लट्टू खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे? होती थी क्या? नहीं होती थी। आज के बच्चे क्या फिजिकल गेम खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं। और जो मेंटल गेम खेल रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। तो जो फिजिकल गेम से हमारी दूरियां हो गई हैं, हम ओवर प्रोटेक्टिव जो हो रहे हैं ना अपने बच्चों के खेलने के लिए कि अरे बाहर जाएगा वायरस, जूम, ये वो, है ना, यही चीज़ें बच्चों को कमज़ोर बना रही हैं। यही एक संक्रमण है कि आप ओपन फील्ड वाले गेम खेलते नहीं हैं, टीम स्पिरिट वाले गेम खेलते नहीं। आप कौन से गेम खेलते हैं? पबजी। आप कौन से गेम खेलते हैं? मैं तो जानता भी नहीं, बहुत सारों का नाम, पबजी बस का नाम जानता हूँ। हाँ। तो जब आप 1 मिनट की रील स्क्रॉल करने वाली आदत हो जाती है ना, और ऐसे गेम जो सोलो खेले जाते हैं उसकी आदत हो जाती है ना, तो ना आप में टीम भावना डेवलप हो रही है, ना टीम बिल्डिंग डेवलप हो रही है, ना पेशेंस डेवलप हो रहा है, ना हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? शॉर्ट टर्म चीज़ें, शॉर्ट टर्म सक्सेस। बड़ी बात है ये। अब इंस्टाग्राम में लोग गंदी गालियाँ बक के प्रसिद्धि लेना चाहते हैं, कपड़े उतार के प्रसिद्धि लेना चाहते हैं, एक दूसरे को ट्रोल करके प्रसिद्धि लेना चाहते हैं। तो ये सब क्विक सक्सेस है ना। जिस दिन हमारा यूथ इस क्विक सक्सेस के गेम से बाहर निकलेगा, उस दिन ये संक्रमण खत्म हो जाएगा। ठीक, हो सकता बहुत सारे लोग ये बात सुन के अपने को, मुझे पर्सनली यहाँ पे गाली बके कि कोई ऑप्शन तो दो। भाई ऑप्शन 1000 है, तुम ओपन माइंड से सुनो, सीखो, समझो, अवेयर करो। आज मेरा 16-17 साल का राहुल, जिसकी मैंने बीच में बात की, आज वो 2-2.5 लाख रुपए महीने कमाता है भैया। 19 साल का लड़का 2-2.5 लाख रुपए महीने कमाता है, 10वीं पास है। 10वीं की परीक्षा देने नहीं गया भैया वो। मतलब मैंने खुद उसको बोला भाई परीक्षा तो दे दे। बोलता भैया ये मेरे जीवन में कोई योगदान ही नहीं दे रहा है, मैं बिना 10वीं पढ़े यदि लाखों रुपए कमा रहा हूं तो मुझे 10वीं पढ़ना क्यों? ये उसकी सोच थी। आज ऐसे मैं आपको 50 नाम आपके मंच पे गिना दूंगा जिन्होंने पढ़ाई की या नहीं की, सेकेंडरी है, पर वो अपने हुनर के दम पे, अपने स्किल के दम पे, अपने पेशेंस के दम पे करोड़ों रुपए की कंपनी चला रहे हैं। एक और मेरा मित्र है, देवेन पांडे नाम है, शायद आप मिले भी होंगे संजय भाई के साथ, उनका अच्छा संबंध है सर। वो भी 20-21 साल का लड़का है। दुर्वेश 20s में ही है, तुषारिका 20s में ही है
एक हिमांशु नाम का मेरा अच्छा नहीं, इन सब के पीछे एक वजह है। इन सब के पीछे जो आप नाम ले रहे हैं ना, उनके पीछे एक आपके जैसा व्यक्ति खड़ा है जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, जो सही गलत बताता है। देखिए क्या है ना, आग है, जल रही है, अगर आप इधर लगा दो तो आग लग जाएगी, इधर कर दो तो उसका रुख मुड़ जाएगा, तो वो कुछ बना भी सकती है। तो आपने वो दिया है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है ना, तो वो कैसे करें? माँ बाप कैसे बच्चों को तैयार करें? मैं फिर से गाली खाने वाला जवाब दे रहा हूं, पर दूंगा जरूर। आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है। आप रील इंस्टॉल करने की जगह यदि ये सीख लो चैट जीपीटी कैसे काम करता है, एआई कैसे काम करता है। सर, मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन बनाने वाला आदमी आया था, मैंने एक और पॉडकास्ट में ये बात कही थी। मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन बनाने वाला आदमी आया था, उसने पूरा स्मार्टफोन पे देख देख के वॉशिंग मशीन बनाई। तो यदि मैकेनिक, एक ब्लू कॉलर जॉब वाला व्यक्ति स्मार्टफोन का यूज करके अपने हुनर को निखार सकता है, तो तुम वहां पे रील स्क्रॉल करने की जगह कोई हुनर नहीं सीख सकते। बात तो सही है। तो या तो आप कपड़े उतरवा लो, या कॉमेडी कर लो, या गालियां बक लो, या आप उस समय का उपयोग करके आप कुछ हुनर सीख लो। आज मैं जितने यूथ को जानता हूं, 10 में से 9.5 लोगों के हाथ में मोबाइल है, और वो मोबाइल का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? गाने सुनने, रील्स देखने, पॉर्न वीडियो देखने। भैया यही समय आप कोई हुनर सीखने में लगा दो। आज मेरा राहुल राजा की, जिसकी मैं आपको बात 2 बार 3 बार बोला, मुझे गर्व है उसने सब कुछ यूट्यूब से सीख के सीखा। आज मुझे देवेंद्र पांडे पे गर्व है, उसने सब कुछ यूट्यूब से देख देख के सीखा। तो उन सब लोगों ने सोशल मीडिया का या वेबसाइट का या इंटरनेट का उपयोग करके अपने आप को अपग्रेड किया और नेक्स्ट लेवल पे गए। तो यूथ यदि मोबाइल का, स्मार्टफोन का, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करे, तो वो उसी टेक्नोलॉजी से, उसी इंटरनेट से करोड़ों अरबों रुपए बना सकता है, और उसी से अपने करोड़ों अरबों रुपए के समय को नष्ट कर सकता है। अब चॉइस तो आपके हाथ में है ना। परिस्थिति भगवान 1000 लोगों को सेम देता है, उन 1000 में जो ये चॉइस करता है कि मुझे अपने जीवन में 15 साल से 25 साल अपने आप को 100% झोंक देना है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। और जो ये सोचता है कि यार यही तो जवानी है, अभी तो मुझे ऐश करना है, अभी तो मुझे रोमांस करना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, डेटिंग कर, देखो मुझसे भी ये गलतियां हुई, मैं नहीं बोलता मुझसे नहीं हुई, मुझे समझ नहीं थी, मैंने भी ये गलतियां की, पर जब मुझे समझ आई तो मैंने हजारों लोगों को समझाया कि भाई ये गलती मत कर। उनमें से 5-10 लोगों ने माना, वो 5-10 लोग 40 अंडर 40 बनने योग्य हैं और वो बनेंगे, और जो नहीं माने 990, वो सब इन 40 अंडर 40 लोगों की गुलामी करेंगे, नौकरी करेंगे। मैं तो एक चीज़ और भी देख रहा हूँ, आप 40 कंपनियों के जो है डायरेक्टर बॉडी में ऐसे ही आ गए। बुढ़ापा शानदार गुजरने वाला है। भैया मेरे जितने छोटे भाई बहन मित्र यार आपके जैसे लोग हैं, वो इतना ही बोल देते ना, कि जैसे मैंने कभी तुषारिका, दुर्वेश, आशीष भैया, इन सबके बीच में बोला, भैया कान्हा का ख्याल तुम लोगों को रखना है कभी। तो बोलते भैया आप आज से चिंता फ्री हो जाओ, कान्हा की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी, कान्हा के सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी, आप कभी इस बारे में बात ही मत करना। एक आदमी को अपने जीवन में अपने बच्चों को पालने पोसने, एजुकेशन देने, इन सब के अलावा चाहिए क्या? कल जितेंद्र अड़िया जी एक बहुत अच्छी बात बोले। हम सब एक और ट्रेनर को बहुत अच्छे से जानते हैं जिनका नाम है स्नेह देसाई। उन्होंने राज शमानी के प्लेटफॉर्म पे ये बात बोली कि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे फादर, जो जितेंद्र अड़िया जी के दोस्त थे, वो जोर ज़बरदस्ती से जितेंद्र अड़िया जी के प्रोग्राम में मुझे ले गए, कन्विंस करके उनको, और आज मैं जो भी हूँ वो जितेंद्र अड़िया जी के कारण हूँ। तो आज मैं इतने बड़े बड़े ट्रेनरों के साथ काम करने का परमात्मा ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, चाहे वो अनुराग ऋषि जी हों, सागर सिन्हा हों, BSR सर हों, सुरेश मनसरमानी जी हों, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मेरे बेटे को मैं इन सबके प्रोग्राम में बैठाऊंगा, मैं तो उसको स्कूल भी नहीं भेजना चाहता। मैं तो चाहता हूँ जितने ट्रेनिंग इंडिया में होते हैं सब जगह अपने बेटे को ले आके बैठाऊँ, जहाँ उसका दिल करे, जिस प्रकार की ट्रेनिंग में, जिस प्रकार के हुनर को, जिस प्रकार के स्किल को सीखने का उसका मन करे, कहूँ बेटा 13, 14, 15 साल तक पूरा झोंक दे अपने आप को इस स्किल में। बस यही तमन्ना है। और मैं तो भारत के एजुकेशन सिस्टम के भी खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल के टाइम पे होता था, कि गुरु के घर के पूरे काम भी शिष्य करता था, पूरे काम शिष्य करता था, है ना।
तो वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था, जाओ जंगल से लकड़ियाँ बीन के लाओ, जाओ जाके फल तोड़ के लाओ, ये प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती थी। तो वो प्रैक्टिकल चीज़ों के कारण हम बड़े मजबूत माइंडसेट के लोग थे। और आज जो वो 4 दीवारियों में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं ना, जो जीवन में कभी काम ही नहीं आते, हाँ, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ भैया। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमारे आज के यूथ को ना किल कर रहा है। बातें करने का बहुत मन कर रहा है आपसे, क्योंकि ये इस तरह की बातें चल रही हैं जो अमूमन मिलती नहीं है और लोग बताते नहीं हैं। किसी एक्सपर्ट के पास चले जाओ तो कहता है पहले एनरोलमेंट करवाओ, मेरी फ़ीस दो, उसके बाद हम आपको सेशन देंगे। और जब सेशन के नाम के क्या होता है, यही नोट्स बनवा के दे देता है, या वो कहता है कि हमारा 599 का नोट्स है, उसको खरीद लो, आप पढ़ के समझ जाओगे, जो अभी हमें आज ये फ्री में मिल रही है। आखिरी में चलते चलते 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक बात आपने कही थी, मेरे दिमाग में अटक गई थी। आपका ख़ानदानी बिजनेस भी था, जैसा कि आपने बताया, चित्रेश सोनी जी, और आपकी दुकानें थी। और आपने कहा कि यहाँ कोई बगल में दुकान खोल देता है तो आदमी सिक्योर हो जाता है, या बिज़नेस में ऊपर नीचे होता। तो कैसे बिज़नेस करना चाहिए और आप लोग कैसे कर लेते हैं कि अगल बगल 10-15 दुकानें होती हैं और सेम एक ही चीज़ की दुकानें होती हैं? मान लीजिए कि गहने की दुकान है तो 10 गहने की दुकान है, कभी कोई इनसिक्योर नहीं होता, बल्कि बगल वाले को पैसा की ज़रूरत पड़े तो कहेगा अरे उनके यहाँ चले जा, वहाँ से मांग लिया। तो कैसे ये होता है, और कैसे, क्या आप ये मानते हैं कि सबके हिस्से की कमाई ऊपर वाला नियुक्त कर रखा है? ये देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले मैं आपको सवाल के पहले भाग का जवाब देता हूँ। आपको जब सब्ज़ी खरीदनी है तो आप मंडी जाते हो या कहीं और? मंडी जाते हैं, सस्ती मंडी में 4 टमाटर वाले लाइन से खड़े होते हैं, हाँ, तो चारों में से किसी से भी आप खरीद लेते हो। हाँ, तो क्या जिससे आप नहीं खरीदते हो भूखा मर रहा है? नहीं, उसके पास भी कोई ना कोई जाता ही है ना। बिल्कुल जाता है। तो व्यापार दुकान से नहीं चलता, व्यापार चलता आपके व्यवहार से। जिस भी व्यक्ति के व्यवहार अच्छे हैं वो दुकान कहीं भी खोल ले, उसकी दुकान चलेगी। मजे की बात। जिस भी व्यक्ति के व्यवहार अच्छे नहीं हैं वो कहीं भी दुकान खोल ले, नहीं चलेगी। व्यवहार अच्छा है तो चलेगी, व्यवहार अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगी। ये बात हो गई जब आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो। ठीक है। पर जब आप यही काम कॉर्पोरेट लेवल पे कर रहे हो तो वहां व्यवहार बस से दुकान नहीं चलती, वहां दुकान चलती है सिस्टम से, एसओपी से, प्रोसेस से, डिसिप्लिन से। आज हम बोलते हैं कि विदेशी फ्रेंचाइजियाँ सफल हैं, देश की फ्रेंचाइजियाँ सफल नहीं हैं, क्योंकि उसके पीछे उनकी बड़ी सोच है। वो पहले बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरी लाइन तैयार करते हैं, असेंबली लाइन तैयार करते हैं, पूरे प्रोसेस तैयार करते हैं। आप मैकडोनल्ड की फ्रेंच फ्राइज भारत में कहीं पे भी खाओ, दुनिया में कहीं भी खाओ, सेम स्वाद मिलेगा। बिल्कुल। पर हम टिक्की की 4 दुकान खोल लेते हैं, चारों जगह स्वाद अलग अलग हो जाता है। क्योंकि हम छोटी बुद्धि से काम करते हैं, हम बड़ी बुद्धि से काम ही नहीं करते। हम धंधे में पैसे लगाने नहीं चाहते। धंधे वाला पैसा कमाता है, दुकान खरीदनी, मकान खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, यहाँ इन्वेस्टमेंट, वहाँ इन्वेस्टमेंट। भाई जहाँ से पैसा बनाया वहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? बात तो सही है। आप उस पर इन्वेस्टमेंट करो और वहाँ से रिटर्न जो आ रहा है वो आपके प्लॉट के रिटर्न से बड़ा ना आया तो मैं जो बोलूँ वो हार जाऊँ। जिस व्यक्ति ने अपने धंधे में कमाया हुआ पैसा और बचाया हुआ समय लगाया है वो अरबपति बना है। तो आप अपना बचाया हुआ समय और कमाया हुआ धन तब तक धंधे में लगाओ जब तक धंधे की पैसिव इनकम से भी पैसिव इनकम आना शुरू ना हो जाए। पैसिव से भी पैसिव, पैसिव से भी पैसिव। फिर करो ना अपने शौक पूरे। किसने रोका? भाई पैसा अपन शौक पूरे करने लगाते हैं ना, पर तब पैसा मत निकालो जब धंधे की जरूरत हो। हर असफल व्यक्ति या असफल धंधे के पीछे आप स्टडी करोगे तो कुछ वजह में से एक वजह आपको ये जरूर मिलेगी कि उसने धंधे से पैसा निकाला और यहाँ वहाँ। कुछ में से नहीं, बहुतों में से यही मिलती है। सर बायजूस का एग्जांपल थोड़ी देर पहले लिया तो उसने क्या किया? धंधे को, पैसों को निकाल के आईपीएल को स्पॉन्सरशिप दे दी। भाई आईपीएल का पढ़ाई से क्या लेना देना? सही बात है। क्या लेना देना बताइए? कोई लेना क्या वो धंधे का सही इन्वेस्टमेंट था? नहीं, वो अपना केवल भौकाल बनाना चाहता था, अपना टेरर दिखाना चाहता था। भाई क्या, और अब देखिए यहीं पे मुकेश अंबानी ने भी गेम खेला, पर उसने तो पूरा साम्राज्य ही बना दिया। साला आईपीएल की टीम उसकी, जिस पर टेलीकास्ट होगा वो चैनल इसका, जो इंटरनेट इस्तेमाल होगा वो उसका। गजब की मोनोपोली है, पूरी फुल मोनोपोली। तो अब या तो आप बायजूस बन जाओ कि खाली आपको भौकाल दिखाना है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बड़ी बड़ी चीजें स्पॉन्सर कर सकता हूं, और फिर चले जाओ। या फिर वैसा बन जाओ कि ये सारे स्पॉन्सर का पैसा आपके पास आ जाए। आज सारे स्पॉन्सर का पैसा किसके पास आ रहा है? जो टेलीकास्ट करवा रहा है, जियो। सारे यूजर का इंटरनेट का पैसा किसके पास आ रहा है? जो इंटरनेट सर्विस दे रहा है, जियो।
और सारा युवा देख कहाँ रहा है, वही उसी चैनल पे। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, मतलब क्या है ना, हर बार एक सवाल बढ़ जा रहा है मेरा। लास्ट वाला सवाल मैं बचा के रखा हूँ कि उसी से अंत करूँगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कई लोग ना आपके बारे में कहते हैं कि अरे यार वो इतने लोगों की मदद करते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं, और मतलब कहीं से पैसा नहीं ले, उनका हिडन एजेंडा होता है, कोई बिना मतलब का किसी की मदद करता है क्या? ये जब आप अपने बारे में सुनते हैं और सच में बिना मतलब की मदद कर रहे होते, तो कैसे इस मनोदशा से कैसे बाहर आते हैं? क्योंकि आदमी तो खींच जाता है ना ऐसे में। सर 100% मेरा हिडन एजेंडा है, 100%। मुझे तो 108 कंपनियों में अपनी इक्विटी बनानी है। 108? 108 कंपनियों में, ये 108 को 108 कंपनियों में अपनी इक्विटी लेनी है। जो प्यार से 2% दे दे 2% दे दे, जो 10% देना चाहे 10% दे दे, जो 50 देना चाहे 50 दे दे। हाँ अपने को तो 108 मालाओं, दानों की हाँ। एक माला बनाना है और अपने को धागा बन के उनको सबको जोड़ के रखना है, बस। क्या बात। हिडन एजेंडा तो 100% है। कोई काम अपन अपने स्वार्थ के बिना नहीं कर रहे हैं। हिडन एजेंडा जरूर है, पर वो 108 लोगों को मैं चुनूंगा। हाँ वो इतने भाग्यवान नहीं है कि अपने को चुनिए, मेरा हो सकता गुरूर भी हो, पर मैं ऐसा सोचता हूँ वो किन 108 कंपनियों में इक्विटी लेनी वो मैं डिसाइड करूंगा। बाकी सबको जो मेरे पास बचा हुआ है सब तेरा ही तो है भाई, ले जाना। आज सर्वेश भैया किसी के काम आ सकते हैं और वो सर्वेश भैया के काम आ सकता है, और मैंने मुलाकात करवा दी तो परमात्मा ने तो वो मुलाकात लिखी थी। यदि मैं निमित्त बन गया तो मेरे को कुछ वाहवाही मिल गई ना। अरे बिल्कुल। नहीं तो आपकी और उसकी मुलाकात तो उसने लिखी थी, वो आज मैं नहीं कराऊंगा, कल कोई और कराएगा। तो वो अवसर मैं अपने आप से क्यों खोऊं? वो अवसर मैं ही ले लूं ना। इतनी सी बात है। तो एजेंडा तो है, हिडन एजेंडा है। चलिए आखिरी सवाल पूछ ही लेता हूँ, और मुझे लगता है कि दर्शक कहेगा कि पार्ट 2 चाहिए उसको, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हुई ना जो अभी उनको चाहिए, उस पर क्लियरिटी चाहिए। बहुत से ऐसे सवाल आएंगे, हो सकता है अगर इस तरह के जब सवाल आए तो अगली बार पूरा सवाल ही कंपाइल करके आपके साथ बैठ जाऊँगा और अपना एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, दर्शक का सवाल पूछ लूँगा। आखिरी सवाल यही है कि जो यूथ है या जो लोग अब बिज़नेस करने में आए, स्टार्टअप करने के लिए आए हैं, आप अपने पूरे अनुभव से उनको 2-3 सलाह देनी हो तो क्या सलाह देंगे, जिससे वो बेचारे अपनी ज़िंदगी में और आगे सफल हो पाएँ? बेचारे इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर बार का पैसा बेच करके लगाया और वो असफल हो गए और कहीं के नहीं रहे। भैया मैं 2-3 नहीं, केवल एक ही सलाह दूंगा। हाँ पर वो एक सलाह को जिसने फॉलो कर लिया हाँ। उसकी जीवन बदल जाएगा। अच्छा। एक ही सलाह। हाँ सलाह देने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाँ। आपने मान लीजिए MBA किया, एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने नर्सरी से लेके MBA करने तक कितना साल लगाया? अरे कम से कम हमने 20 से 21 साल लगाए। ठीक है। हाँ। 21 साल MBA करने के बाद क्या आपने 21 महीने किसी के पास इंटर्नशिप की? मैंने अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तब तो मैंने किया है। इसलिए आप सफल हो। मैंने 6 महीने फ्री में इंटर्नशिप की है। इसलिए आप सफल हो। आज बच्चा जैसे ही उसके हाथ में डिग्री आता है उसको लगता है अब तो अपन को नौकरी चाहिए, मिलनी चाहिए। 1 साल वो धक्के खा खा के इंटरव्यू देने के लिए धक्के खाता रहेगा, पर वो 1 साल कहीं इंटर्नशिप नहीं करेगा। आज जो तुषारी का सफल है ना, उसके पीछे का राज ये है कि वो 6 महीने इंटर्नशिप की मेरे पास। आज राहुल राजा जो सफल है ना, उसके पीछे का राज ये है कि वो 1-2 साल फ्री में काम किया मेरे पास। आज दुर्वेश यादव यदि सफल है ना, तो उसके पीछे का राज ये है कि वो कई साल तक फ्री में काम किया। पहले अपना हुनर तो दिखाओ भैया। मैं नहीं बोलूँगा, मैं 100 ज्ञान नहीं दूंगा, मैं एक ही बात बोलूँगा, हर व्यक्ति अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जिस विषय में आपको सबसे ज़्यादा रुचि है, या जिस कंपनी में आप सबसे ज़्यादा रुचि के साथ काम कर सकते हो, या जिस प्रोफाइल में आपको सबसे ज़्यादा मन लगता है, उस प्रोफाइल के व्यक्ति के साथ 6 महीने 1 साल इंटर्नशिप कर लो बस। जब आप 1 साल बेरोजगार घूमते हो तो क्या आपके माँ बाप आपको पैसे नहीं देते, खाना नहीं खिलाते? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो एक साल कर लो भैया इंटर्नशिप। जिस व्यक्ति ने इंटर्नशिप की है और सच में की है, सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, सीखने के लिए, इंटर्नशिप का मतलब होता है आप उस व्यक्ति के साथ अपनी पूरी एनर्जी लगा के सीखो। जो आपने किताबी ज्ञान लिया है ना, उसको एक्सपेरिमेंटल रूप में लो कि जीवन में उपयोग कैसे होगा। जिस व्यक्ति ने इंटर्नशिप की है वो सफल हुआ है, और नहीं हुआ तो होगा, क्योंकि वहां इंटर्नशिप में आप सीखने की भावना से जाते हो। बिना तलवार चलाना सीखे कि आप युद्ध जीत के आ सकते हो? कभी संभव ही नहीं है। तो तलवार चलाना सीख लो भैया, 6 महीने 1 साल। जब तुम अपने एजुकेशन के लिए 20-20 साल देने तैयार हो तो 20 महीने इंटर्नशिप में दे दो। इंटर्नशिप करो, और सफलता ना आए तो आप मुझे बताओ।
मज़ेदार बात वही ना जो हमारे बुजुर्गों ने कहा और जो शुरू में आपने कहा ना कि जीवन को बड़ा बनाने के लिए, जीवन को गढ़ने के लिए ना पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। मैं बहुत लंबा चौड़ा क्लोजिंग नहीं करूँगा, 2 बातें कहूँगा जो बड़ी मतलब की है। एक जो शुरू में ये बात हुई थी कि माता पिता को लेकर के कि वो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाते, पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करते हैं पैसे 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 के लिए, और वो छोड़ के चले जाते हैं और जी भी नहीं पाते हैं। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो भाई इसकी तो चिंता ही छोड़ दीजिए आप, वरना पूरी ज़िंदगी ट्राई करते चले जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। और आज का जो यूथ इसलिए कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में 15-20 साल का एक्सपीरियंस लिया है अलग अलग फील्ड में काम करके, पैसे पे भी और बिना पैसे के भी। एक बात जो चित्रेश जी कह रहे थे वो बड़ी फैक्ट है, दम आप में होगा तो कुछ भी बना लेंगे, दम आप में होगा तो किसी को भी झुका देंगे। लेकिन अगर आपकी ताकत बाहरी ताकत है तो जिस दिन वो सपोर्ट हटेगा तो ठीक उस छप्पर की तरह गिर जाएंगे जिसके नीचे कोई, मतलब अगर कोई लकड़ न लगाए या कहीं कोई सपोर्ट ना दे तो वो छप्पर धराशायी हो जाता है। ठीक उसी तरह से आप भी धराशायी हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत से सवाल ऐसे उपजे हैं इसको सुनने के बाद, क्योंकि जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो मुझे लगता है कुछ नोट्स बनाने लायक चीज़ें मिलेंगी, कुछ ऐसे सवाल भी दिमाग में आएंगे कि भाई इसका भी तो बता दिए होते। तो हम जिसका नहीं बता पाए उसका नोट्स आप बना लीजिए, चाहे हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर ऐसे मेल कर दीजिए। मैं आपके सवालों को लेकर दोबारा बैठूंगा और उन चीज़ों पे आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा जो इस पॉडकास्ट के देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन पैदा हुई होगी। तो इंतज़ार कीजिए आप भी, और मैं भी इंतज़ार करता हूँ अगले एपिसोड का।